मीडियन के लिए मैंने बताया था कि भाई किसी भी सीरीज को अगर हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें तो सीरीज की एग्जैक्ट मिडिल वैल्यू को मीडियन कहते हैं। मीडियन उस सीरीज को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, जिसमें एक पार्ट की सभी वैल्यूज मीडियन से छोटी और एक पार्ट की सभी वैल्यूज मीडियन से बड़ी होती हैं। इसको हमने एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझा था। मीडियन हमेशा वैल्यू की पोजीशन से प्रभावित होता है, क्योंकि मीडियन एक पोजीशनल एवरेज है। वो कभी भी किसी वैल्यू के साइज से प्रभावित नहीं होता। अगर कोई वैल्यू बहुत बड़ी हो या बहुत छोटी हो तो वो मिडिल में होगी ही नहीं। बहुत बड़ी होगी तो एंड में होगी, बहुत छोटी होगी तो स्टार्टिंग में होगी, जबकि मीडियन तो मिडिल पोजीशन में पाया जाता है। तो इसलिए वैल्यू का साइज मीडियन को प्रभावित नहीं करता। ये एक पोजीशनल एवरेज है। इसको पार्टीशन वैल्यू भी कहा जाता है, क्योंकि ये सीरीज को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। मीडियन के अलावा और भी पार्टीशन वैल्यूज होती हैं, जैसे क्वार्टाइल होता है जो सीरीज को चार इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। डिसाइल होता है जो 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। परसेंटाइल होता है जो 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। लेकिन मैंने कहा था कि ये जितने मीडियन को छोड़कर ये जितनी भी अदर पार्टीशन वैल्यूज हैं, चाहे क्वार्टाइल हो, डिसाइल हो, परसेंटाइल हो, वो ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद पढ़ेंगे। जैसा मैंने कहा था कि वो सिर्फ एक ही क्लास की कहानी है, एक क्लास में शुरू, उसी क्लास में खत्म। मीडियन हमें तीनों सीरीज में कैलकुलेट करना सीखना है। अर्थमेटिक मीन की तरह यहाँ कोई डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड या स्टेप डिविएशन मेथड नहीं होते हैं। यहाँ पर कोई सिंपल वेटेड या कंबाइंड अर्थमेटिक मीन की तरह सिंपल वेटेड या कंबाइंड मीडियन नहीं होता है। मीडियन निकालने का बस एक ही तरीका है, इंडिविजुअल सीरीज में, डिस्क्रीट में और कंटिन्यूस में। इंडिविजुअल सीरीज में मैंने आपको मीडियन निकालना सिखाया था। इंडिविजुअल सीरीज में मीडियन निकालने के लिए पहले सभी वैल्यूज को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना चाहिए। वैसे तो असेंडिंग डिसेंडिंग आप कुछ भी करो आंसर सेम ही आता है, पर मैंने कहा साइकोलॉजिकली असेंडिंग करना ज्यादा कन्वीनियंट होता है, इसलिए हम वैल्यूज को अक्सर असेंडिंग करते हैं। हाँ, डिसेंडिंग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। असेंडिंग मतलब घटते से बढ़ते हुए क्रम में, डिसेंडिंग मतलब बढ़ते से घटते हुए क्रम। तो इंडिविजुअल सीरीज में सभी वैल्यूज इंडिविजुअली प्रेजेंट की जाती हैं। आप उन वैल्यूज को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। उसके बाद मीडियन नंबर निकालो। मीडियन नंबर क्या होता है? मीडियन नंबर आपको मीडियन वैल्यू को लोकेट करने में मदद करता है। मीडियन नंबर आपको एग्जैक्ट लोकेशन बताता है जहां पर मीडियन वैल्यू पाई जाएगी। ठीक है, ये मीडियन नंबर निकालने का तरीका है n+1/2th आइटम। अगर मीडियन नंबर होल नंबर है तो उसके सामने जो वैल्यू होगी वही मीडियन होगी। फ्रैक्शन में है तो भाई आपको ये प्रीसीडिंग प्लस सक्सीडिंग वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। हमने इस पर बेस्ड 3-4 क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी किए थे लास्ट क्लास में। आज हम डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज पढ़ेंगे, उसके अलावा भी कुछ और बातें मीडियन से रिलेटेड पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि इसी क्लास में मीडियन समाप्त हो जाए, ताकि कल से हम लोग मोड पर ध्यान दें। डिस्क्रीट सीरीज क्या है? डिस्क्रीट सीरीज वो है जहां पर फिक्स्ड वैल्यूज को दिखाया जाता है उनकी रिपीटेशंस के साथ। मतलब सिंपल भाषा में कहा जाए तो वैल्यूज और उनकी फ्रीक्वेंसीज को जब हम दिखाएं तो डिस्क्रीट सीरीज है। तो डिस्क्रीट सीरीज पहचानने में तो आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। वैल्यू क्या है? अरे कोई कोई भी वेरिएबल की ऑब्जर्वेशंस, उन्हें वैल्यू कहते हैं। कोई भी वेरिएबल, जैसे मार्क्स का मैंने ऑब्जर्वेशन किया, मैंने एक क्लास में 10 बच्चों के मार्क्स का ऑब्जर्वेशन किया। ऑब्जर्वेशन का मतलब कि मैंने एक क्लास में 10 बच्चों के मार्क्स का डेटा कलेक्ट किया। तो जो मार्क्स का डेटा है वही वैल्यूज है, मार्क्स की वैल्यूज है ना। एज का डेटा, एज की वैल्यूज।
है ना, एक्सपेंडिचर की वैल्यूज, इनकम की वैल्यूज, सेल की वैल्यूज, वैल्यूज ऑफ अ वेरिएबल, उसको हम एक्स से डिनोट करते हैं। ये सब चीजें हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, फंडामेंटल। और याद रखना, हमें एवरेज किसका निकालना होता है, इसी वेरिएबल का, ठीक है ना भाई। जो हमारा टारगेट है, हम एज का एवरेज निकालेंगे तो हम एज का ऑब्जर्वेशन करेंगे ना। अगर हम मार्क्स का एवरेज निकालना चाहते हैं तो मार्क्स का ऑब्जर्वेशन करेंगे। हम सेल्स का एवरेज निकालना चाहते हैं कंपनी की, तो सेल्स का ऑब्जर्वेशन करेंगे। तो आप जिस चीज का एवरेज निकालना चाहते हो, आप उसी का तो ऑब्जर्वेशन करोगे ना, उसी से रिलेटेड तो डेटा कलेक्ट करोगे। तो कई बार डिस्क्रीट सीरीज में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार डेटा में एक्स क्या है, एफ क्या है। मैंने इससे रिलेटेड एक सवाल भी पूछा था जब मैं आपको स्टैटिस्टिकल सीरीज पढ़ा रहा था। आज जब क्लास खत्म होगी तो आप डिस्क्रीट सीरीज को रिवाइज करना, जिसमें मैंने आपको बताया था कभी कभी एक्स और एफ को रिकॉग्नाइज करने में भी दिक्कत हो जाती है। खैर, अगर मैं दिए गए सवाल में ये पहचान चुका हूं कि हाँ ये सवाल डिस्क्रीट सीरीज का है और इसमें मीडियन निकालने के लिए कहा गया है, तो मुझे क्या क्या करना चाहिए, क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले आपको अरेंज करना होगा, अरेंज करना होगा वैल्यूज को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। फिर मैं वही बोलूंगा कि असेंडिंग डिसेंडिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट असेंडिंग करना ज्यादा कन्वीनियंट है और इसमें समय भी कम लगता है, तो असेंडिंग ही आप करने की आदत डालो with their corresponding frequencies, with their corresponding frequencies। यानी कि आप सभी वैल्यूज को अरेंज करोगे असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में विद देयर कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज। इसका क्या मतलब है अभी थोड़ी देर में समझाता हूं। सेकेंड स्टेप है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज निकालोगे। क्यूमुलेशन आपको पता है ना, एक में दूसरा जोड़ो, दूसरे में तीसरा जोड़ो, तीसरे में चौथा जोड़ो, इसी को क्यूमुलेशन कहते हैं। उसके बाद आपको मीडियन नंबर निकालना है। मीडियन नंबर मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि मीडियन नंबर मीडियन वैल्यू को लोकेट करने के लिए निकाला जाता है, देखने के लिए कि मेरी मीडियन एग्जैक्टली कहां पर पाई जाएगी। इसे निकालने का तरीका बिल्कुल डिस्क्रीट सीरीज जैसा ही होगा और इंडिविजुअल सीरीज जैसा, n+1/2th आइटम। जब आप मीडियन नंबर निकाल लोगे तो उसके बाद मीडियन वैल्यू फाइंड आउट करो। मीडियन वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ एम। कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ एम मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ मीडियन नंबर। मीडियन नंबर के सामने जो भी वैल्यू होगी वही मीडियन वैल्यू होगी। तो आपको ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। मैंने आपसे रिक्वेस्ट भी करी थी कि भाई मीडियन कैलकुलेट करने के इंडिविजुअल सीरीज में जो स्टेप्स हैं, डिस्क्रीट सीरीज में जो स्टेप्स मैं बता रहा हूँ और जो कंटिन्यूस सीरीज में स्टेप्स बताऊंगा, आपको स्टेप्स को मेमोराइज करना है। जब आप स्टेप्स याद कर लोगे ना, तो अगला चैप्टर ना एक दिन में खत्म होने की वजह ही यही होगा कि आपको मीडियन अच्छे से आता है, उसके सारे स्टेप्स याद हैं हर सीरीज में कि भाई पहले क्या करते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर क्या करते हैं। जैसे पहले डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, फिर क्यूमुलेशन करते हैं फ्रीक्वेंसी का, फिर मीडियन नंबर निकालते हैं, फिर मीडियन वैल्यू निकालते हैं। तो ये जो आपका हिरार्की है या फिर ये जो आपके स्टेप्स हैं जो आपको 1 बाय 1 परफॉर्म करने हैं, ये आपको याद रहने चाहिए। इससे काम आसान हो जाता है और जहाँ 4-5 क्वेश्चन आप करेंगे इससे रिलेटेड, अपने आप ही याद हो जाएगा, कोई मुश्किल थोड़ी। जैसे अब मान लो एक सवाल है, ये वैल्यूज हैं और उसकी फ्रीक्वेंसीज माना कि ये हो गया 3, 8, 4, 6, 5। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं कि ये एक डिस्क्रीट सीरीज है।
अगर ये डिस्क्रीट सीरीज है तो पहले आप ये देखो कि क्या आपकी वैल्यूज असेंडिंग ऑर्डर में है। हाँ, मेरी वैल्यूज तो ऑलरेडी असेंडिंग, नहीं, वैल्यूज असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। देखो वैल्यूज, ये मेरी वैल्यूज हैं, 6, 3, 12, 10, 18, यानी कि ये चीज जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। सबसे पहले मैं ये करूंगा मीडियन निकालने के लिए कि मैं वैल्यूज को असेंडिंग ऑर्डर में करूंगा। तो असेंडिंग ऑर्डर में पहले 3 आना चाहिए, फिर 6 आना चाहिए, फिर 10 आना चाहिए, फिर 12 आना चाहिए, फिर 18 आना चाहिए। यानी कि आपने ये असेंडिंग ऑर्डर कर लिया। अच्छा, अब असेंडिंग ऑर्डर आपने वैल्यू को कर लिया, तो अब इसके बाद फ्रीक्वेंसीज क्या थी? 3, 8, 4, 6, 5। गलत। आपने अगर वैल्यूज को असेंडिंग ऑर्डर में किया तो फ्रीक्वेंसी सेम मत उतार देना। या फिर क्या फ्रीक्वेंसी को मैं ऐसे कर दूं कि फ्रीक्वेंसी भी असेंडिंग कर देता हूं भाई। पहले लिख देता हूं 3, फिर लिख देता हूं 4, फिर लिख देता हूं 5, फिर लिख देता हूं 6, फिर लिख देता हूं 8। ये भी गलत है। जब असेंडिंग केवल और केवल वैल्यू को किया जाता है, सिर्फ वैल्यू को असेंडिंग ऑर्डर में करना है, फ्रीक्वेंसीज को असेंडिंग ऑर्डर नहीं करना है। और जब आप वैल्यूज को असेंडिंग ऑर्डर करोगे तो आपका डेटा सेट खराब ना हो जाए, इसके लिए ये ध्यान रखना है कि हर वैल्यू की जो कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है, जैसे 6 की कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी 3 है, 3 की फ्रीक्वेंसी 8 है, 12 की कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी 4 है, 10 की 6 है, 18 की 5 है। अगर आप असेंड वैल्यू को असेंडिंग ऑर्डर में कर लो और फ्रीक्वेंसी को सेम ही रहने दो, फ्रीक्वेंसी जैसी थी वैसी उतार लो, तो गड़बड़ हो जाएगी ना। जिस वैल्यू की फ्रीक्वेंसी 8 थी, 3 तो 8 बार रिपीट हुआ था ना, और आपने अपने डेटा सेट को क्या बना दिया कि 3 3 बार रिपीट हुआ आपका, तो डेटा सेट ही गड़बड़ हो गया। आपका 6 एक ऐसी वैल्यू थी जिसका 3 बार रिपीटेशन हुआ था, पर आपने क्या कर दिया, 6 का 8 बार रिपीटेशन कर दिया। आपने पूरा डेटा सेट ही गलत कर दिया। यानी जब आप वैल्यूज को असेंडिंग ऑर्डर में करोगे तो ध्यान रखना कि हर वैल्यू की फ्रीक्वेंसी उसके साथ ही रहनी चाहिए। आपकी 3 की फ्रीक्वेंसी 8 थी, 8 ही रहेगी। 6 की फ्रीक्वेंसी 3 थी, 3 ही रहेगी। 10 की फ्रीक्वेंसी 6 थी, 6 ही रहेगी। 12 की फ्रीक्वेंसी 4 थी, 4 ही रहेगी। 18 की फ्रीक्वेंसी 5 थी, 5 ही रहेगी। यानी कि हमें वैल्यूज को असेंडिंग ऑर्डर में करना है विद देयर कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज, उनकी फ्रीक्वेंसीज के साथ। यानी कि अगर 3 को ऊपर ले जाओगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी उसके साथ ही लिखना, 6 को नीचे ले जाओगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी उसके साथ ही लिखना, है ना। ऐसा ना हो कि आपने जब वैल्यूज को असेंडिंग ऑर्डर में किया तो पता चला हर वैल्यू की फ्रीक्वेंसी ही बदल गई, यानी कि डेटा सेट फॉल्टी हो गया, गलत हो गया अब आपका डेटा। तो पहला काम है आपकी वैल्यूज को असेंडिंग ऑर्डर में करना विद देयर कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज, यानी जिस वैल्यू की जो फ्रीक्वेंसी है उसके साथ ही रहनी चाहिए। अगला स्टेप है क्यूमुलेशन करना, क्यूमुलेशन फ्रीक्वेंसी का। तो क्यूमुलेशन कैसे होगा? 8, 8 में अगला 3, 3 जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 8 में 3 जोड़ा तो 11, 11 में 6 जोड़ा तो 17, 17 में 4 जोड़ा 21, 21 में 5, 26। यानी कि जो मेरी टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज हैं वो 26 है। तो मैंने पहला स्टेप परफॉर्म कर लिया, डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में कर लिया, मैंने क्यूमुलेशन भी कर लिया। अगर मेरा डेटा पहले से ही असेंडिंग ऑर्डर में होता तो मैं ये पहला वाला स्टेप स्किप कर देता। यहाँ पे डेटा असेंडिंग ऑर्डर में नहीं था तो मैंने उसको असेंडिंग किया, क्यूमुलेशन किया,
अब मुझे मीडियन नंबर कैलकुलेट करना होगा। मीडियन नंबर बेसिकली हमको वो लोकेशन बताएगा, ठीक है ना। समझ लो जैसे आप गूगल मैप खोलते हो और कोई एड्रेस डालते हो तो गूगल मैप आपको एग्जैक्ट लोकेशन तक ले जा लेता है कि भैया ये घर या ये दुकान या ये मकान इस जगह पर। समझ लो जैसे हम मीडियन निकालने के लिए भी एक मैप का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके लिए हम क्या निकाल रहे हैं, मीडियन नंबर। ये हमको एग्जैक्ट लोकेशन पर लेकर जाएगा जहां हमें मीडियन की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये हमको एग्जैक्ट मिडिल पोजीशन बताएगा कि भाई इस डेटा सेट का एग्जैक्ट मिडिल पोजीशन क्या है, क्योंकि हमको पता है मीडियन हमेशा मिडिल पोजीशन में ही पाया जाता है। तो n+1/2th आइटम, n कितना है, जाहिर सी बात है नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज को ही n बोलते हैं। तो 26 + 1/2, तो ये आ गया 13.5 आइटम। अब यहां पर एक समस्या है, 13.5 आइटम, 13.5 आइटम तो टेक्निकली एग्जिस्ट ही नहीं करता होगा। चलो आप पहले समझते हैं इसको। ये जो 13.5 आइटम है, इसे चेक करना है कि ये कहां पाया जाएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। 13.5 आपका कहां पाया जाएगा, जैसे पहले ना इसको सिंपल भाषा में समझाता हूं। देखो 3 एक ऐसी वैल्यू है जो 8 बार रिपीट हुई। 3, अगर मैं सोचो ये डिस्क्रीट सीरीज ना होती, इंडिविजुअल सीरीज होती, तो मैं कैसे लिखता, मैं 3 को 8 बार लिखता। 3 3 3 3 3 3 3 3 को 8 बार लिखा मैंने। 6 एक ऐसी वैल्यू है जो 3 बार रिपीट हुई। 10 एक ऐसी वैल्यू है जो 6 बार रिपीट हुई, है ना। और 12 एक ऐसी वैल्यू है जो 4 बार रिपीट हुई। 18 एक ऐसी वैल्यू है जो 5 बार रिपीट हुई। सोचिए अगर मैं सारे डेटा सेट को इंडिविजुअली लिखता, उसकी रिपीटेशन के साथ ना लिखता, तो डेटा सेट मेरा इस तरह का दिखाई देता। 3 मुझे 8 बार दिखाई देता, 6 मुझे 2 बार, 6 मुझे 3 बार दिखाई देता, 10 मुझे 6 बार दिखाई देता, 12 4 बार और 18 5 बार। यानी अगर मैं सीरियल नंबर दूं इनको, तो ये पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ऐसा समझ लो जैसे 26 बच्चे हैं और ये 26 बच्चों के मार्क्स के डेटा हैं जो मैंने इंडिविजुअली प्रेजेंट किए। तो अब ये प्रेजेंटेशन तो बड़ी अजीब लग रही है, उतनी प्रभावशाली नहीं है। भाई प्रेजेंटेशन तो क्या होती है कि भाई आप डेटा को अरेंज इसलिए करते हो कि वो फर्दर एनालिसिस के लिए, वो डेटा फर्दर एनालिसिस के लिए सुगम हो जाए, आसान हो जाए भाई उस डेटा का फर्दर एनालिसिस करना। ये तो आपने इतना लंबा चौड़ा डेटा इंडिविजुअली प्रेजेंट किया कर दिया, जबकि इस डेटा में तो कई ऐसी वैल्यूज भी थी जो कई बार रिपीट हो रही थी। तो इसी प्रेजेंटेशन को थोड़ा सा कॉम्पैक्ट करने के लिए हम डिस्क्रीट सीरीज में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। हम कहते हैं भाई 3 8 बार रिपीट हुआ, 3 को 8 बार लिखने से अच्छा 3 की फ्रीक्वेंसी 8 लिख दो, 6 को 3 बार लिखने से अच्छा 6 की फ्रीक्वेंसी 3 बार लिख दो। पर मैं इसको इंडिविजुअली लिखकर इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको डिस्क्रीट सीरीज का कॉन्सेप्ट सिर्फ एक बार समझाऊंगा, ठीक है ना। और कोशिश रहेगी कि एक बार में समझ में आ जाए ना, क्योंकि साधारण सी बात है। ये 26 बच्चों के डेटा है, ये 26 बच्चों के मार्क्स हैं और एग्जैक्ट मिडिल नंबर आ रहा है 13.5। समझ लो जैसे 13.5वां बच्चा, 26 बच्चे हैं ना, हमको 13.5 स्टूडेंट खोजना है क्योंकि उसी के मार्क्स
मीडियन नंबर है, उसी के मार्क्स मीडियन वैल्यू है, क्योंकि 13.5 इस डेटा सेट का एग्जैक्ट मिडिल नंबर है, और जो एग्जैक्ट मिडिल पोजीशन होती है, उस पोजीशन पर जो वैल्यू पाई जाती है उसी को मीडियन कहते हैं। तो मुझे तो 13.5 ये है 13.5, 13.5 तो यहां आएगा ना, 13 और 14 के बीच में। 13.5 करके तो कोई पोजीशन ही नहीं है भाई। आपको कोई वैल्यू दिखेगी तो 13वें नंबर पर दिखेगी, 13वें नंबर पर आपको 10 दिखेगा, 14वें नंबर पर आपको 10 दिखेगा। 13.5 करके तो कोई पोजीशन ही नहीं, कोई ये कोई वैल्यू ही नहीं इसके सामने। ये मतलब 13.5 तो कोई स्टूडेंट ही नहीं है, तो उसके मार्क्स कैसे लोकेट हो सकते हैं? तो टेक्निकली मिडिल पोजीशन एक ऐसी पोजीशन आ रही है जिसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई वैल्यू है ही नहीं। 13.5 स्टूडेंट डज नॉट एग्जिस्ट। या तो 13वां बच्चा है या 14वां बच्चा है, 13.5वां बच्चा कोई सा भी नहीं है। तो मीडियन की वैल्यू अब मैं कैसे निकालूं? तो मैं कहूंगा एक काम करो, 13वां बच्चा यानी 13.5 से पहले 13वां और 13.5 के बाद 14वां बच्चा, इन दोनों के आधार पर कैलकुलेशन कर लो भाई। 13वां बच्चा यानी कि 13th आइटम प्लस 14th आइटम, यानी कि प्रीसीडिंग वैल्यू और सक्सीडिंग वैल्यू का एवरेज ले लो। जब आपको वो मिडिल पोजीशन तो मिल गई मगर उसके सामने कोई वैल्यू ही नहीं मिल रही है, तो आप क्या करोगे? आप एक एवरेज ले लोगे, यानी कि 10 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2, आंसर आएगा मेरा 10। तो मेरा मीडियन आ गया, मेरा मीडियन आ जाएगा 10। अब आप मुझे बताओ, मैं हर डिस्क्रीट सीरीज को ऐसे पहले इंडिविजुअली लिखूंगा और फिर मैं मीडियन कैलकुलेट करूंगा? ऐसा तो नहीं होगा भाई। कोई तरीका तो होना चाहिए शॉर्टकट, जिससे मैं समझ पाऊं कि 13.5 अगर मेरा मीडियन नंबर आया तो मुझे मीडियन वैल्यू कैसे खोजनी है। तो जरा ध्यान से सुनना, यहां से लेके यहां तक 3 कितनी बार रिपीट हुआ था? 8 बार। मतलब ये 8 बच्चों का डेटा है, ये 8 बच्चे हैं। ये जो 8 आपको बता रहा है, ये जो 8 है, ये 8 बच्चों का डेटा बता रहा है कि 8 बच्चे ऐसे हैं जिनके 3 नंबर है। अच्छा, यहां से लेके यहां तक इसमें 6 भी जोड़ दूं तो ये कितने बच्चों का डेटा हो गया? 8 में 3 और जोड़ दो तो ये 11 बच्चों का डेटा हो गया। तो ये 11 बच्चे, 11, ये जो क्यूमुलेशन मैं कर रहा हूं ना, 11, तो 11 में 8 तो वो हैं जिनके 3-3 नंबर आए हैं, पहले के भी 3, दूसरे के भी 3, तीसरे के भी 3, 8 बच्चों के 3। और उसके बाद 8 से लेके 11 तक हर बच्चों के 6 नंबर, 6 नंबर, 6 नंबर इस तरह से आए हैं। ठीक है, इसके बाद अगर मैं ये कर दूं, इसमें 11 के बाद 1 2 3 4 5 6, 10-10 नंबर लाने वाले 6 बच्चे थे ना, तो ये कितने हो गए? 17। क्यूमुलेशन कर रहा हूं ना, तो ये 17 बच्चों की डिटेल हो गई। क्यूमुलेशन में जब मैं क्यूमुलेशन कर रहा हूं तो पहले 8 बच्चों की डिटेल, फिर उसमें 3 और जुड़े तो 11, फिर उसमें 6 और जुड़े तो 17। यानी ये 17 बच्चों में 8 बच्चे ऐसे हैं जिनके 3-3 नंबर हैं, 3 बच्चे ऐसे हैं जिनके 6-6 नंबर हैं, और उसके बाद 6 बच्चे ऐसे हैं जिनके 10-10 नंबर हैं। तो बताओ, वो 13वां बच्चा, वो 14वां बच्चा तुमको कहां मिलेगा? इस 17 वाले ग्रुप में मिलेगा। यानी ये 13.5 तो एग्जैक्टली मुझे मिल नहीं सकता, लेकिन 13.5 से पहले 13वां और 13.5 के बाद 14वां बच्चा मुझे कहां मिलेगा? 17 में मिलेगा भाई। 13.5 11 के बाद ही तो आता है ना भाई। ये यहां तक 8 बच्चों की बात हुई, यहां तक 11 बच्चों की बात हुई, यहां तक 17 बच्चों की बात हुई। तो वो जो 13वां बच्चा है और वो जो 14वां बच्चा है, वो कहां होगा? इसी 17 वाले ग्रुप में तो फॉल करेगा ना। यानी ये 17 वाले में 6 बच्चे थे, और 6-6 हर एक बच्चे के 10-10 नंबर आए थे। यानी 11 के बाद 12वें बच्चे के भी 10 नंबर थे, 13वें बच्चे के भी 10 नंबर थे, 12वें बच्चे के भी 10 नंबर थे,
13वें के भी 10 थे, 14वें के भी 10 थे, 15 के भी 10, 16 के भी 10, 17 के भी 10। मुझे कौन सा चाहिए? मुझे चाहिए केवल 13वां बच्चा और 14वां बच्चा। तो 13वें बच्चे के भी 10 नंबर, 14वें के भी 10 नंबर। अगर मैं 10 + 10 डिवाइडेड बाय 2 करूंगा तो आंसर तो मेरा 10 ही आ जाएगा। तो इसीलिए एक शॉर्टकट तरीका बनाया गया कि इतना डीप जाने से अच्छा सिर्फ ये देखो कि तुम्हारा मीडियन नंबर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहां फॉल कर रहा है। 13.5 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहां फॉल कर रहा है? तो 13.5 मेरा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 17 के बीच में आता है। भाई 8, यहाँ तो 8 बच्चों की बात हुई है, यहाँ तक 11 बच्चों की बात हुई है। वो जो 13.5 है इसी के बीच में आता है। तो इसके सामने वाली वैल्यू जो होगी वही मीडियन कहलाएगी। ये शॉर्टकट हो गया और ये प्रॉपर कॉन्सेप्ट हो गया कि भाई 13.5 कोई पोजीशन थोड़ी है। हाँ, 13.5 सही में कोई पोजीशन नहीं है। पोजीशन या तो 13 है या तो 14 है। तो 13 और 14 की वैल्यू का एवरेज ले लो। तो 13 की वैल्यू भी 10 है, 14 की भी वैल्यू 10 है, एवरेज भी 10 है। तो आप चाहते तो ये सब करने की बजाय सीधे देखते कि भाई मेरी 13.5 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जहां फॉल करती है उसके सामने वाली वैल्यू को ही मैं मीडियन मान लूंगा। इतने लड़े में, इतनी झंझट में नहीं पड़ूंगा। अब जैसे ये मान लो एक ये वैल्यू है, इसकी फ्रीक्वेंसी है 2, 3, 2, 1। क्योंकि ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है। देखो 5, 10, 15, 20 ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर है। तो असेंडिंग करने की तो जरूरत है नहीं, क्यूमुलेशन करो केवल। 2 में अगला जोड़ दो 3, 5 हो जाएगा। 5 में अगला जोड़ दो 2, 7 हो जाएगा। 7 में अगला जोड़ दो 2, 8 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज 8 है। अब मुझे क्या करना है? मीडियन नंबर निकालना है, मिडिल पोजीशन फाइंड आउट करनी है। तो n+1 डिवाइडेड बाय 2th आइटम। n कितना है? 8 + 1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये 9 डिवाइडेड बाय 2 4.5 आइटम आ जाएगा। अब मुझे बताओ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 4.5 आपको कहां मिलेगा? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 4.5 आपको यहां मिलेगा। भाई यहां तक 2 बच्चों की बात हुई, यहां तक 5 बच्चों की बात हुई, तो वो 4.5 मुझे ये 5 वाले फिगर में फॉल करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसके सामने जो वैल्यू होगी, इसके सामने जो वैल्यू होगी वही मीडियन होगी। ये तो सिंपल कॉन्सेप्ट हो गया। कायदे से एग्जाम में इसी तरह से काम करना, क्योंकि यहां पर मेरा समय खर्च नहीं होता। वैसे टेक्निकली देखा जाए, सोचा जाए, तो भाई 4.5 तो कोई आइटम ही नहीं है। अगर मैं हर वैल्यू को इंडिविजुअली अरेंज करूं तो मैं बोलूंगा भाई 5 एक ऐसी वैल्यू है जो 2 बार रिपीट हुई, 10 एक ऐसी वैल्यू है जो 3 बार रिपीट हुई, 15 एक ऐसी वैल्यू है जो 2 बार रिपीट हुई, और 20 एक ऐसी वैल्यू है जो 1 बार रिपीट हुई। यानी कि यहां पर टोटल 8 वैल्यूज थी। समझ लो 8 स्टूडेंट्स थे और मुझे 4.5 वाला स्टूडेंट खोजना है या 4.5 वाला आइटम खोजना है। पहला आइटम तो मिल गया, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है। 4.5 तो कोई है ही नहीं। या तो मुझे 4.5 से पहले फोर्थ आइटम मिल रहा है, ये फोर्थ आइटम है, या 4.5 के बाद फिफ्थ आइटम ये मिल रहा है। तो क्या करूंगा भाई? मेरे को 4.5 मिल नहीं रहा, तो फोर्थ आइटम प्लस फिफ्थ आइटम दोनों का क्या ले लूंगा? एवरेज ले लूंगा। तो क्या करूंगा? फोर्थ आइटम है 10, फिफ्थ आइटम है 10 डिवाइडेड बाय 2, 10 यही मेरा मीडियन है। तो मीडियन अल्टीमेटली 10 ही तो आ रहा है ना। तो इतना लंबा चौड़ा दिमाग खर्च करने की क्या जरूरत थी? आप सीधे सीधे देखो कि आपका मीडियन नंबर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहां फॉल कर रहा है। 4.5 इस 5 में फॉल कर रहा है। तो इस 5 के सामने वाली जो भी वैल्यू होगी वही मेरा मीडियन होगा। बस सिंपल। टेक्निकली काम ऐसे होता है।
ठीक है ना? क्या आपको समझ में आया मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं डिस्क्रीट सीरीज में? तो अगर डिस्क्रीट सीरीज में मीडियन नंबर फ्रैक्शन में आ जाए तो ज्यादा टेंशन मत लेना, बस फ्रैक्शन में आए चाहे होल नंबर आए, बस देखो कि वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ फॉल कर रहा है, जहां पे फॉल कर रहा है उसके सामने वाली वैल्यू मीडियन होगी। ठीक है ना? फर्क पता है कब पड़ेगा? जैसे मान लो ये वैल्यू है 10, 15, 20, 25, 30 और ये फ्रीक्वेंसीज हैं। माना कि इसकी फ्रीक्वेंसी है 2, 4, 3, 5, 1। कितनी हो जाएगी? 6, 4, 10, 15 फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। ठीक है? 13 हो इसके लिए क्या करना होगा? इसको भी 3 कर देते हैं, इसे 4 कर देते हैं, इसे 2 कर देते हैं। अब कितना हुआ? एक एक आपको सिचुएशन क्रिएट करके दे रहा हूं कि कहां पर फंसोगे डिस्क्रीट सीरीज में, जहां पर आपको एक्चुअल कॉन्सेप्ट की नॉलेज होनी चाहिए। 6, 2, 8 और 8, 4, 13 हो गए ना ये? क्यूमुलेशन करो तो 2, 2 में अगला जोड़ा 6, 6 में अगला जोड़ा 8, 12 और 13। मीडियन नंबर निकालो n+1 अपॉन 2th आइटम, n+1 अपॉन 2th आइटम, तो 13+1 अपॉन 2, ये तो 7th आइटम आ रहा। मैं चाह रहा हूं कि 6.5 आए, उसके लिए मुझे क्या करना होगा? इसे 12 करना होगा, इसे 3 कर देते हैं, ये 12 हो गया। 8, 3, 11 और ये 12, तो 12 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 यानी 6.5 आइटम। अब बहुत ध्यान से सुनना, अब आप बोलेंगे कि 6.5 को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में खोजो, ये कहां फॉल करता है? भाई 2, 6, 6.5 तो 8 में फॉल करेगा। अगर 6.5 8 में फॉल करेगा तो इसके सामने वाली वैल्यू 20 मीडियन होगी, यानी मेरी मीडियन वैल्यू 20 होगी। ये तो मैंने अभी शॉर्टकट बताया ना, पर बहुत ध्यान से सुनना। 6.5 में देखा जाए, 6.5 में देखा जाए तो 6.5 टेक्निकली कोई पोजीशन है ही नहीं। या तो मेरे पास इससे पहले 6th पोजीशन मिलेगी, या तो मुझे 6th आइटम मिल जाएगा, या मुझे इसके बाद 7th आइटम मिल जाएगा। देखा जाए तो जब भी हम वैल्यूज को अरेंज करते हैं सीरियली, तो हमें सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 ऐसे मिलते हैं। 6.5 करके तो कोई पोजीशन होगी ही नहीं, या तो 6th आइटम होगा या 7th आइटम होगा। अब 6th आइटम की वैल्यू 15 है, और जाहिर सी बात है 6 के बाद 7 और 8 की वैल्यू 20 है। बस अगर 6th आइटम और 7th आइटम के बीच में आता है 6.5, अब मुझे 6.5 तो मिल नहीं रहा, तो मुझे तो एक 6th आइटम चाहिए और एक 7th आइटम चाहिए। तो बताओ मेरा 6th आइटम कौन सा होगा? 6th आइटम है, मतलब छठे आइटम की क्या वैल्यू है? छठे आइटम की वैल्यू 15 है, और 7th आइटम की क्या वैल्यू होगी? 7th आइटम की वैल्यू 20 होगी। तो इसलिए मेरा मीडियन कैसे निकलेगा? प्रीसीडिंग वैल्यू प्लस सक्सीडिंग वैल्यू डिवाइडेड बाय 2, यानी 15 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 17.5। यानी अगर आपका मीडियन नंबर ऐसा आ रहा है कि वो दो
मतलब उसकी प्रीसीडिंग वैल्यू अलग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में चली जा रही है और सक्सीडिंग वैल्यू अलग में। भाई सिक्स्थ आइटम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में यहां फॉल करेगा और सेवेंथ आइटम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में यहां फॉल करेगा, और इसी के बीच में होता है 6.5 जो कि कोई पोजीशन ही नहीं होती। तो कायदे से तो मुझे सिक्स्थ आइटम और सेवेंथ आइटम की वैल्यू का एवरेज लेना होता है ना। तो सिक्स्थ आइटम अलग जगह पर है जिसकी वैल्यू 15 है, सेवेंथ आइटम अलग जगह पर है जिसकी वैल्यू 20 है। तो मीडियन कैसे निकलेगा? इन दोनों के एवरेज से निकलेगा, यानी 15 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2 यानी 17.5, ये आपका मीडियन होगा। अच्छा, क्वेश्चन 10, 15, 20, 25, 30 फ्रीक्वेंसीज 2, 4, 2, 4, 1 ये फ्रीक्वेंसी होती। तो मैं इसका क्यूमुलेशन करता, तो ये आ जाता, या इसको लिख देता हूं 3। कितना आ जाएगा? 2, 2 में ये 4 जोड़ा कितना आ जाएगा? 6, 6 में 3 जोड़ा 9, 9 में 4 जोड़ा 13, और 13 में 1 जोड़ा 14, यानी कि टोटल आ गया 14। अब मैं क्या करता? मीडियन नंबर निकालता n+1/2, यानी कि 14+1/2, यानी 7.5 आइटम। अब क्योंकि 7.5 तो कोई पोजीशन होती नहीं है भाई, या तो आपको मिलेगी डेटा सेट में सेवेंथ पोजीशन, सेवेंथ आइटम आपको मिल सकता है, एर्थ आइटम आपको मिल सकता है, 7.5 तो मिल ही नहीं सकता। बताओ मेरे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में वो सातवां बच्चा कहां मिलेगा? वो सातवां बच्चा यहां मिलेगा भाई, 6 के बाद ही तो आएगा ना सातवां, 2 के बाद 6, 6 के बाद ही तो आएगा सातवां। वो सातवां बच्चा यहां मिलेगा, और आठवां कहां मिलेगा? आठवां भी यही मिलेगा, सेवेंथ भी यही मिलेगा, एर्थ भी यही मिलेगा, यानी इसके सामने वाली वैल्यू 20, यही मेरा मीडियन है। एवरेज लेने की जरूरत नहीं, एवरेज लोगे भी तो 20 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2 यानी 20 नॉट रिक्वायर्ड। ऐसा करने की क्या आवश्यकता है? यानी सेवेंथ आइटम भी वही मिल रहा है, एर्थ आइटम भी वही मिल रहा है इस जगह पर, इस जगह पर, तो इसके सामने वाली वैल्यू ही मीडियन है। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में सिक्स्थ आइटम अलग जगह पे मिल रहा था, सेवेंथ आइटम मुझे अलग जगह पे मिल रहा था, सिक्स्थ आइटम की वैल्यू अलग थी, सेवेंथ आइटम की वैल्यू अलग थी, तो मुझे यहां पर प्रॉपर तरीके से एवरेज लेना पड़ा। आप दोनों सवाल में फर्क समझ रहे हैं मैं क्या बताना चाह रहा हूं? यानी कि जब भी आप डिस्क्रीट सीरीज में मीडियन निकालेंगे, थोड़ा सा अवेयरनेस रखना होगा। जल्दबाजी में काम करेंगे तो इस तरह के सब देंगे, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ केसेस में सवाल ऐसे दिखेंगे आपको, ये दूसरे क्वेश्चन जैसे। पर अगर कभी अचानक से ऐसा सवाल भिड़ गया, और मुझे आदत नहीं है इतना सोचने की कि यार 6.5 तो कोई आइटम ही नहीं होता, आइटम तो या तो सिक्स्थ आइटम मिलेगा इसका प्रीसीडिंग, या सेवेंथ आइटम मिलेगा इसका सक्सीडिंग। और जब मैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में छठा वाला आइटम खोज रहा हूं, तो वो यहां आ रहा है, यहां आ रहा है, और सातवां वाला आइटम यहां आ रहा है, दोनों की तो वैल्यू अलग अलग है। तो फिर मुझे प्रॉपर एवरेज लेना पड़ेगा प्रीसीडिंग वैल्यू और सक्सीडिंग वैल्यू का, जैसे हम इंडिविजुअल सीरीज में लेते थे। लेकिन इस तरह के सवालों में जहां पर प्रीसीडिंग आइटम भी सेम जगह फॉल कर रहा है, सक्सीडिंग आइटम भी सेम जगह फॉल कर रहा है, तो एवरेज लेके क्या करेंगे आप? 20 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2 क्यों करूं मैं? सीधे सीधे उसके सामने जो वैल्यू है उसी को मीडियन बोल देंगे। अगर ये बात समझ में आ रही है तो हैंड रेस करो। ये सब चीजें किताबों में नहीं मिलेंगी आपको, आप किताब में खोजते रह जाएंगे, आपको ये वाला लॉजिक समझ में नहीं आएगा, लेकिन फंसते हैं जब इस तरह का सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। मैं ये डिस्क्रीट सीरीज के इन सवालों को भी इस पीडीएफ के एंड में अटैच कर दूंगा, ठीक है, ताकि आपको याद रहे। अब जैसे यहाँ पे 13.5 आ रहा था, तो 13.5 तो यार कोई आइटम ही नहीं होता, 13.5 तो एग्जैक्टली कोई पोजीशन है ही नहीं। पोजीशन या तो मुझे मिलेगी 13th
आइटम, या तो मुझे मिलेगा 14th आइटम, 13th आइटम या 14th आइटम। अब मैं देख रहा हूं कि 13 और 14th आइटम कहाँ आ रहा है, तो 13th आइटम भी यहीं पर आ रहा है, 14th आइटम भी यहीं पर आ रहा है। तो इसके 13th आइटम की वैल्यू भी 10 है, 14th आइटम की वैल्यू भी 10 है, तो तुम 10 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2 क्यों करोगे, इसके सामने वाली वैल्यू को ही मीडियन बोल दो। यानी कि जो भी जहां पर भी ये आइटम फॉल कर रहा है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, उसके सामने वाली वैल्यू मीडियन हो गई। इसी इसी तरह से यहां पर मैंने देखा कि यार 4.5 तो कोई पोजीशन ही नहीं होती, तो मुझे एक बार इसके प्रीसीडिंग आइटम की तरफ जाना पड़ेगा, उसकी वैल्यू खोजनी पड़ेगी, और एक बार मुझे इसके सक्सीडिंग आइटम की तरफ जाना पड़ेगा, उसके सक्सीडिंग आइटम की वैल्यू खोजनी पड़ेगी। मैं देख रहा हूं कि मेरा फोर्थ आइटम कहाँ होगा भाई, दो बच्चों तक तो 5 नंबर है, अब तीसरा बच्चा, चौथा बच्चा, पांचवा बच्चा यही तो फॉल करेंगे ना, तीसरा चौथा पांचवा, तो वो जो थर्ड आइटम है वो भी यहीं पर मिलेगा, और वो जो फोर्थ आइटम है वो भी यहीं पर मिलेगा। तो जब दोनों यहीं पर मिलेंगे तो इसके सामने वाली वैल्यू ही मीडियन है, फिर वो 10 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2 करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना। लेकिन अगर सवाल ऐसा आ जाए, इस तरह का आ जाए, जहां पर आप देख रहे हो कि यार 6th आइटम अलग जगह आ रहा है, 7th आइटम अलग जगह आ रहा है, उसकी एक की वैल्यू अलग है, दूसरे की वैल्यू अलग है, तो फिर आपको प्रॉपर एवरेज लेना पड़ता है, जैसे इंडिविजुअल सीरीज में हम लेते हैं। मैंने क्वेश्चन को यहीं पर जब जूम करोगे तो आपको दिख जाएगा। ठीक है, रेफरेंस के लिए आप भविष्य में ये बात याद रखें, इसके लिए मैंने क्वेश्चन को यहीं पे चिपका दिया। आते हैं अब कंटिन्यूस सीरीज पर। क्या डिस्क्रीट सीरीज समझ में आ गई? मतलब एक ही दिक्कत मुझे उसमें लगती है जो मुझे बतानी चाहिए थी, जिसमें आप अगर ध्यान ना दो तो फंस सकते हो, वो मैंने बता दिया। बाकी तो कैलकुलेशन का प्रोसेस कितना आसान है यार, उसमें मतलब ऐसा क्या है जो कहा जाए कि यार ये तो बड़ा मुश्किल हमने चीज देख ली। मुश्किल तो कुछ है ही नहीं आपके कोर्स में, मुश्किल मुश्किल चीजें तो कोर्स से हटा दी गई हैं। जो चीजें हैं बहुत साधारण सी बातें हैं, बस आपको उनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, है ना। थोड़ा दिमाग एकदम डीप तक चला जाए उस टॉपिक में, भले ही वो आसान हो, पर उसकी छोटी छोटी चीजें भी मेरे समझ में आ जानी चाहिए, ताकि जब उस आसान टॉपिक से कोई सवाल आए थोड़ा टेक्निकल, तो मुझे वो परेशान ना करे, मुझे लगे कि वो आसानी सवाल पूछा गया है। कंटिन्यूस सीरीज में मीडियन कैलकुलेट करने के लिए बस एक बात का ध्यान रखना, एक ही कंडीशन है कि कंटिन्यूस सीरीज जो है मस्ट बी इन एक्सक्लूसिव फॉर्म। कंटिन्यूस सीरीज जो है वो एक्सक्लूसिव होनी चाहिए। अब आपको पता है एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव क्या होता है, लेस देन मोर देन मिड वैल्यू क्या होता है, तो भाई एक ही शर्त है कि जो कंटिन्यूस सीरीज है वो एक्सक्लूसिव फॉर्म में होनी चाहिए। अगर वो एक्सक्लूसिव नहीं है तो उसको आप एक्सक्लूसिव बनाओ, है ना। पहले उसको एक्सक्लूसिव बनाओ, फिर मीडियन कैलकुलेट करो, फिर मीडियन के स्टेप्स फॉलो करो। और हमें इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव बनाना आता है, अगर हमको लेस देन मोर देन सीरीज दी हो तो उसे एक्सक्लूसिव बनाना आता है। ये सब चीजें तो हम पहले पढ़ चुके हैं, तो ये सब चीजें हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। हाँ, मगर शर्त एक ही है कंटिन्यूस सीरीज में मीडियन निकालने की, कि सीरीज एक्सक्लूसिव फॉर्म में होना चाहिए। अगर आप कंटिन्यूस सीरीज को एक्सक्लूसिव फॉर्म में अरेंज कर दोगे तो मेक श्योर करना
कि क्लास इंटरवल असेंडिंग ऑर्डर में हो और हर क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी उसके साथ रहे। अगर 0 से 10 की फ्रीक्वेंसी 5 थी तो असेंडिंग ऑर्डर होने के बाद उसकी फ्रीक्वेंसी बदलनी नहीं चाहिए, उसकी फ्रीक्वेंसी सेम रहनी चाहिए। तो आप क्लास इंटरवल्स को असेंडिंग ऑर्डर में करोगे, लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसीज को उनके साथ रखोगे। फ्रीक्वेंसीज कभी असेंडिंग नहीं होती। फिर आप फ्रीक्वेंसीज का क्यूमुलेशन करोगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालोगे। फिर मीडियन नंबर कैलकुलेट करोगे। मीडियन नंबर वही मिडिल पोजीशन जानने के लिए, एग्जैक्ट लोकेशन ट्रैक करने के लिए ये नंबर निकाला जाता है। बस ध्यान देने वाली बात यह है, ध्यान यहां पर यह देना है कि कंटिन्यूस सीरीज में मीडियन नंबर n+1/2 नहीं करते, केवल n/2th आइटम करते हैं। ठीक है, तो इंडिविजुअल सीरीज में मीडियन नंबर n+1, डिस्क्रीट सीरीज में n+1, कंटिन्यूस सीरीज में केवल n/2th आइटम हमको करना है, n+1 नहीं करना। जब आप मीडियन नंबर निकाल लोगे तो उस मीडियन नंबर को आप लोकेट करना कि वो कहां मिलेगा। कहां लोकेट करोगे? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। और जब वो लोकेट हो जाए तो फिर आपको मीडियन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और मीडियन की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए यहां फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय एफ इंटू एम माइनस टी। तो ये फॉर्मूला आपको लगाना पड़ता है। हाँ, याद रखना, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट को हम आई भी तो बोल सकते हैं ना, I/F/m-, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी फॉर्मूला भी पूछा जाता है। मान लो मीडियन का फॉर्मूला पूछा, ABCD 4 ऑप्शन दे दिए, 3 ऑप्शन में गलत फॉर्मूले लिखे हैं, एक में सही लिखा है, तो आपको सही मालूम होना चाहिए। तो वो कभी कभी हमारे दिमाग में होता है L2-L1, तो L2-L1 को I भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहां पर M क्या है, C क्या है, L1 क्या है, L2 क्या है, हम इसके बारे में अभी बात करेंगे। जैसे ये एक सवाल है, प्रैक्टिस करते हैं। ये एक कंटिन्यूस सीरीज है और कंटिन्यूस सीरीज में भी एक्सक्लूसिव है प्रॉपर। 4 पे खत्म, 4 से शुरू, 8 पे खत्म, 8 से शुरू, 12 पे खत्म, 12 से शुरू, प्रॉपर एक्सक्लूसिव सीरीज। तो पहला स्टेप तो परफॉर्म करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये सीरीज में क्लास इंटरवल पहले तो एक्सक्लूसिव है और ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है। 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12 असेंडिंग है ना, कंटिन्यूटी में है। तो यहाँ पे पहला वाला जो स्टेप है ये तो परफॉर्म करने की आवश्यकता ही नहीं है। सीधे क्या करो, क्यूमुलेशन करो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालो। 3 में 9 जोड़ा 12, 12 में 18 जोड़ा 30, 30 में 20 जोड़ा 50, 50 में 16 जोड़ा 66, 66 में 7 जोड़ा 73, यानी टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इस डेटा सेट में 73 है। ये 73 बच्चों के वेट का डेटा है। तो 73 बच्चों के वेट का डेटा, ठीक है ना। जाहिर सी बात है कि ये कंटिन्यूस सीरीज है तो यहाँ फिक्स्ड वैल्यूज नहीं होती। जैसे 0 से लेके 4 kg तक 3 बच्चे हैं, 4 से लेके 8 kg तक 9 बच्चे हैं, 8 से लेके 12 kg तक वेट वाले 18 बच्चे हैं, इस तरह से क्लासिफाई किया गया है। अब मुझे यहाँ पर सबसे पहले मीडियन को लोकेट करने के लिए मीडियन नंबर निकालना होगा, n/2th आइटम। याद रखना, कंटिन्यूस सीरीज में n+1 नहीं करना है। n कितना है, 73/2, तो 73 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो 36.5 आइटम। अब आप इसको लोकेट करो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, लोकेट करो इसको। बताओ, वैसे तो 36.5 करके कोई पोजीशन ही नहीं होगी। अरे भाई 73 चिल्ड्रन है तो 36वां बच्चा मिल जाएगा, 37वां बच्चा मिल जाएगा, 36.5वां बच्चा कोई होगा क्या इस लिस्ट में? कोई नहीं होगा। यानी 36.5 टेक्निकली एक ऐसी पोजीशन आ रही है जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, इसके सामने कोई वैल्यू नहीं है।
या तो आपको वैल्यू मिलेगी 36वें आइटम की, या आपको वैल्यू मिलेगी 37वें आइटम की, या तो आपको प्रीसीडिंग या सक्सीडिंग। 36.5 के कोई पोजीशन ही नहीं है। ये 36 और 37 कहाँ फॉल कर रहे हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में? चाहे 36 हो चाहे 37 हो, ये 50 में फॉल कर रहे हैं। भाई यहां तक 30 स्टूडेंट की बात हुई, तो 30 के बाद 31 से लेके 50 तक यही तो फॉल कर रहे होंगे, और उसमें 36वां बच्चा भी यहीं आ रहा है और 37वां बच्चा भी यहीं आ रहा है। यानी कि सिंपली आप ऐसे कह सकते हो कि वो जो 36.5 आइटम है, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। एग्जिस्ट करता है या तो 36th आइटम, या एग्जिस्ट करता है 37th आइटम। और 36th आइटम जो है, यानी कि ये 36वां बच्चा जो है, उसकी एज भी 12 से 16 के बीच में ही होगी, और ये जो 37वां बच्चा है, उसकी एज भी 12 से 16 के बीच में ही होगी। यानी कि सीधे सीधे मैं कह सकता हूं कि ये जो मेरा मीडियन नंबर है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में यहां फॉल करता है, और इसका मतलब है कि इसके सामने जो क्लास इंटरवल है, मेरा आंसर उसी के बीच में आना चाहिए। भैया 36वें बच्चे की वेट 12 से 16 केजी के बीच में होगी, ये 37वें बच्चे की वेट भी 12 से 16 केजी के बीच में होगी, यानी जो मेरा मीडियन वैल्यू है 12 से 16 के बीच में होगा। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा मीडियन क्लास, इसे बोलेंगे मीडियन क्लास, मीडियन क्लास मेरा 12 से 16 कहा जाएगा। मीडियन क्लास क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि यही वो क्लास है जिसके बीच में मेरे को मीडियन वैल्यू इंटरपोलेट करनी है। मेरा मीडियन का वैल्यू इसी सीमा के बीच में आना चाहिए, 12 से 16 केजी के बीच में आना चाहिए, जिसमें, क्योंकि अब मेरे को मीडियन इसी क्लास के बीच में लोकेट करना है, इंटरपोलेट करना है, तो इस क्लास की लोअर लिमिट L1 होगी, इस क्लास की अपर लिमिट L2 होगी, या फिर आप सीधे I बराबर 4 भी लिख सकते हो। ठीक है। अच्छा, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास होगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास क्या है? मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी है 20, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास होगा हमारा f, जो कि है 20, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्री मीडियन क्लास, यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्री मीडियन क्लास होगा हमारा c। प्री मीडियन क्लास मतलब मीडियन क्लास से पहले वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये यानी कि जो भी आपका मीडियन क्लास आएगा उसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी f है, और उसके प्री मीडियन क्लास वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी c है। ये वो टर्म है जो हम फॉर्मूले में यूज करते हैं। तो मीडियन क्लास के सामने वाली फ्रीक्वेंसी को f कहते हैं, और उसके प्री मीडियन क्लास वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को c कहते हैं। तो हमको ये भी पता चल गया कि मेरा आंसर 12 से 16 के बीच में फॉल करेगा। मुझे ये भी पता चल गया कि मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी 20 है, और प्री मीडियन क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 30 है। अब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा मीडियन का, L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F इंटू M माइनस C। L1 क्या है? 12, जो भी मीडियन क्लास है उसकी लोअर लिमिट। L2 माइनस L1 यानी 4 हो जाएगा। F मतलब मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी यानी कि 20। ये तो आपको पता ही है, स्मॉल m, ये तो मीडियन नंबर होता है। कितना था मीडियन नंबर? 36.5 मीडियन नंबर था। माइनस c कितना है? 30। तो सॉल्व करो अगर आप इसको, तो 12 कितना आ जाएगा? 6.5 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 13 13 26, 26 डिवाइडेड बाय 20। जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो 1.3 13.3 मेरा आंसर आ जाएगा। यानी कि जो एवरेज है, यानी जो मीडियन वैल्यू है इस डेटा सेट की, वो 13.3 है। क्या आपको ये कैलकुलेशन समझ में आई?
बाकी फॉर्मूला तो अगर आप 2 बार कोई घर में सवाल कर लोगे तो अपने आप ही लर्न हो जाएगा। फॉर्मूला याद होना ज़रूरी है भाई। वो फॉर्मूले में जो टर्म यूज़ हो रहे हैं वो मैंने सवाल के माध्यम से आपको बताया। अच्छा, ये बताइए कौन सी सीरीज़ है? कौन सी सीरीज़ है? ये कौन सी सीरीज़ है? इंक्लूसिव है? ये सीरीज़ इंक्लूसिव है? और अगर आप मीडियन कैलकुलेट करना चाहते हो तो इस सीरीज में कैलकुलेट नहीं कर सकते। आपको सबसे पहले इस सीरीज को क्या करना पड़ेगा? एक्सक्लूसिव करना पड़ेगा। उसके बाद ही जो होगा वो होगा। अगर मैं इस क्लास इंटरवल को इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव बनाऊंगा तो बताओ पहला क्लास इंटरवल क्या होगा? पहला क्लास इंटरवल क्या होगा? पहला क्लास इंटरवल में जीरो को जीरो ही रहने देंगे। जीरो, ये चीज मैंने आपको पहले बताई है ना? हालांकि टेक्निकली ये है माइनस का 0.5, पर लिखते उसको जीरो ही है। ठीक है। अगला हो जाएगा 9.5 टू 19.5। अरे भाई 0.5 लोअर लिमिट में घटा दो, अपर लिमिट में जोड़ दो, इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव बन जाता है। 19.5 टू 29.5, 29.5 टू 39.5, 39.5 टू 49.5। क्या इससे फ्रीक्वेंसीज में चेंज आएगा या फ्रीक्वेंसीज सेम रहेंगी? फ्रीक्वेंसीज में चेंज आएगा या फ्रीक्वेंसीज सेम रहेंगी? बोलो। फ्रीक्वेंसी सेम रहेंगी। तो क्यूमुलेशन कर लेते हैं। 3 में 8 जोड़ा 11, 11 में 15 जोड़ा 26, 26 में 6 जोड़ा 32, 32 में 3 जोड़ा 35। टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज हैं 35। अब मुझे क्या करना चाहिए? मुझे मीडियन नंबर निकालना चाहिए n अपॉन 2th आइटम करके। n है यहाँ पर 35 डिवाइडेड बाय 2, यानी 17 आइटम। बताओ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 17.5 कहाँ फॉल करेगा? कहाँ फॉल करेगा? किस नंबर के बीच में फॉल करेगा? वो जो 17.5 आइटम है। बार बार ऐसे लिखने की क्या जरूरत है यार कि 17.5 मतलब 17वां आइटम। बार बार ये सब करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके बात समझ में आ गई तो 17.5 कहाँ फॉल करेगा? 26 में फॉल करेगा। अगर 26 में फॉल करेगा तो इसके सामने वाला जो क्लास है इसे हम क्या बोलेंगे? मीडियन क्लास। यानी मेरा जो मीडियन क्लास हुआ वो होगा 19.5 टू 29.5। ये हो गई L1, ये हो गया L2। अच्छा, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी को F कहेंगे और मीडियन क्लास से पिछला वाला यानी प्री मीडियन क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को C कहेंगे। यानी कि F है हमारा 15 और C है हमारा 11। फॉर्मूला लगा दो मीडियन का, L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F इंटू M माइनस C। L1 है 19.5 प्लस I है हमारा 10, F है हमारा 15, मीडियन नंबर 17.5 आया था और 11। इसको सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा वही मीडियन होगा। क्लियर है? यानी वही सेम प्रोसेस। भाई क्या था इस क्वेश्चन में? सिर्फ यही तो था कि इंक्लूसिव था, तो इंक्लूसिव को मैंने एक्सक्लूसिव करने जितनी मेहनत करी, जैसे ही डेटा सेट एक्सक्लूसिव फॉर्म में आ गया उसके बाद की प्रक्रिया तो सेम टू सेम है ना। मतलब अब मैं चाहे 50 क्वेश्चन करवा दूं, तरीका तो यही रहने वाला है। तो 50 क्वेश्चन में करवाने नहीं वाला। हाँ, आपको घर से करने के लिए दूंगा तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। पहले आप मेरे को बताओ, ये ये पहले तो ये कौन सी सीरीज है? ये कौन सी सीरीज है? इसमें तो कोई दो राय नहीं कि ये एक कंटिन्यूअस सीरीज है। यस और नो? डिस्क्रीट सीरीज जैसी दिख रही होगी पर ये कंटिन्यूअस सीरीज है। क्यों? क्योंकि मिड वैल्यू कहां से निकलते हैं? मिड वैल्यू कहां से आता है?
क्लास इंटरवल से ही आता है। याद रखना, कभी कभी ना मिड वैल्यू को सेंट्रल वैल्यू भी बोलते हैं, या इसे कभी कभी क्लास मार्क भी बोलते हैं। कभी कभी लिखा हो क्लास मार्क, सेंट्रल वैल्यू, मिड आइटम, तो एक ही बात हो गई। ठीक है ना। अब क्योंकि ये मिड वैल्यू है तो इसका ओरिजिन क्या रहा होगा? ओरिजिन तो क्लास इंटरवल ही रहा होगा, और हमें मीडियन कैलकुलेट करने के लिए क्लास इंटरवल की ही आवश्यकता है, क्योंकि हमारे मीडियन की कैलकुलेशन में क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट अपर लिमिट का इस्तेमाल होता है। भाई हमारे मीडियन के फॉर्मूले में L1 L2 यूज हो रहा है ना, लोअर लिमिट अपर लिमिट यूज हो रही है, यानी हमको प्रॉपर क्लास इंटरवल चाहिए। अगर ये सीरीज मिड वैल्यू वाली सीरीज है तो इसका ओरिजिन तो एक्सक्लूसिव सीरीज ही रहा होगा ना, मिड वैल्यू क्लास इंटरवल से ही तो निकली होगी। तो आप इसे वापस से क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करो। क्या आपको पता है ये जो मिड वैल्यूज के बीच का जो डिफरेंस दिखाई दे रहा है, 5 से 15, 15 से 25, 25, ये इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें क्या पता चलता है, क्या ऑब्जर्वेशन हो रहा है? मिड वैल्यूज के डिफरेंसेस से हमें क्या मिलेगा? मिड वैल्यू का डिफरेंस क्या है? आई है, आई बराबर 10, आई बराबर 10। अगर आई बराबर 10 है तो यानी कि जो भी क्लास इंटरवल आप फॉर्म करोगे उसमें आई 10 होना चाहिए। किसी को याद है मिड वैल्यू को क्लास इंटरवल में कन्वर्ट कैसे करते हैं? अगर याद है तो बताना जरा, पहला क्लास इंटरवल क्या होगा यहाँ पर? पहला क्लास इंटरवल क्या होगा? 0 से 10, दूसरा होगा 10 से 20। मतलब पॉइंट ये है कि ये चीज आपको आती है भाई, ये चीज अब थोड़ी ना सिखाऊंगा। ये सब चीजें तो मैंने स्टैटिस्टिकल सीरीज में बहुत पहले बता दी। अब ये बताना पड़े अब फिर से कि भाई मिड वैल्यू को क्लास इंटरवल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो फिर ये आपकी लापरवाही है ना। फ्रीक्वेंसीज में कोई चेंज नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी विल रिमेन द सेम। तो अब आप मुझे बताओ क्या अंतर रह गया? ये अब मेरा जो सीरीज है एकदम प्रॉपर मैनर में अरेंज हो गई, एक्सक्लूसिव हो गई। बताओ इसके बाद का काम आप खुद कर सकते हो, इस सवाल में मीडियन खुद निकाल सकते हो, खुद निकाल लोगे। अब है क्या इसमें? अब वही सेम प्रोसेस है मीडियन निकालने का, वही स्टेप्स फॉलो करने हैं। असेंडिंग करना नहीं है क्योंकि क्लास इंटरवल पहले से ही असेंडिंग में है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालो, मीडियन नंबर निकालो, मीडियन नंबर को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लोकेट करो, तो इससे आपको मीडियन क्लास मिल जाएगा। मीडियन क्लास का मतलब हमको वो लिमिट मिल जाएगी जिसके बीच में हमारी मीडियन वैल्यू फॉल करनी चाहिए। फिर उस लिमिट को बेस लेकर मीडियन का फॉर्मूला अप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। ये वाली सीरीज ओपन एंडेड सीरीज है। आप मुझे बताओ इस सीरीज को अगर मैं ठीक करूं, क्योंकि अभी ये ठीक नहीं है, प्रॉपर एक्सक्लूसिव नहीं है, क्योंकि पहले की लोअर लिमिट मिसिंग है, दूसरे की आखिरी की अपर लिमिट मिसिंग है। जब आप इस क्लास इंटरवल को ठीक करोगे तो ये तो 10 से 15 ही रहेगा, ये तो 15 से 35 ही रहेगा, ये तो 35 से 40 ही रहेगा। बताओ जरा पहला वाला क्लास इंटरवल क्या होगा और आखिरी वाला क्या होगा? ओपन एंडेड सीरीज में 3 केसेस पढ़ाए थे आपको, ऑब्जर्व करो। इसमें पहला क्लास इंटरवल क्या होना चाहिए और आखिरी क्या होना चाहिए? पहला वाला 5 से 10 होना चाहिए, और आखिरी वाला आखिरी वाला 45 से 55 होना चाहिए। क्योंकि मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं कि इस डेटा सेट में देखो, पहले की तो लोअर लिमिट मालूम नहीं है, आखिरी की अपर लिमिट मालूम नहीं है, तो पहले आखिरी को छोड़ दो और बीच में फोकस करो। बीच में मैं देख रहा हूं कि भाई यहाँ पर इंटरवल जो है, यहाँ पर जो इंटरवल है वो 5 का है, यहाँ पर जो इंटरवल है वो 20 का है, यहाँ पर जो इंटरवल है वो 10 का है। ना तो यहाँ पर इंटरवल कांस्टेंट है। अगर ऐसा होता कि भाई इंटरवल 10 10 10 है तो पहले वाले में भी 10 रखता, आखिरी वाले में भी 10 रखता। ना ही यहाँ पर कोई इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग टेंडेंसी मुझे दिखाई दे रही है, मतलब कि ना तो कांस्टेंट रेट से मेरा इंटरवल बढ़ रहा है ना घट रहा है। तो जब भी इंटरवल कांस्टेंट ना हो,
उनमें कोई इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग टेंडेंसी ना हो, तो मैंने आपको बताया था कि पहले वाले को उसके अगले क्लास इंटरवल से और आखिरी वाले को उसके पिछले क्लास इंटरवल से पूरा करो। पहले वाले के सक्सीडिंग में इंटरवल 5 का है तो पहले वाले में भी 5 रखो। आखिरी वाले के प्रीसीडिंग क्लास इंटरवल में आई 10 है तो आखिरी वाले में भी 10 रखो। इस तरह से ये पहला और आखिरी क्लास इंटरवल हमने कंप्लीट किया। जैसे ही हमने इसको कंप्लीट किया, अब ये एक नॉर्मल सी एक्सक्लूसिव सीरीज दिख रही है जिसमें मेरे पास 5 क्लास इंटरवल्स हैं असेंडिंग ऑर्डर में और उनकी फ्रीक्वेंसीज हैं। अब आपको मीडियन के वही स्टेप्स फॉलो करने हैं जो अभी थोड़ी देर पहले लिखवाए थे। क्या अब ये काम खुद हो सकता है? क्या आप इस क्वेश्चन को घर में कर सकते हो? अच्छा, एक और चीज ध्यान से सुनना। मुझे ये महसूस हो रहा है कि ये सवाल आप घर से कर सकते हो, तो मैंने इस सवाल को लिखकर छोड़ दिया, ये सोचकर कि आप तो इसे कर लोगे। और आपने भी ये सवाल पढ़ के छोड़ दिया क्योंकि आपने भी सोचा कि मैं तो इसे कर ही लूंगा। तो अल्टीमेटली ना मैंने करवाया ना आपने किया। मैंने आप पे कॉन्फिडेंस रख के छोड़ दिया, आपने खुद पे कॉन्फिडेंस रख के छोड़ दिया। तो ऐसा मत करना। अगर मैंने इसको सवाल को आप पे कॉन्फिडेंस रख के छोड़ दिया तो आप इस सवाल को कर लेना भाई, आंसर निकाल देना इसका। भले ही आसान लगे आपको लगे कि ये तो मैं कर ही लूंगा, पर फिर भी कर लेना। इससे क्या होता है, प्रोसेस एक बार रिपीट हो जाता है, फॉर्मूला एक बार आप अपने हाथ से लिखते हो तो आपको याद हो जाता है। आपको एग्जैक्ट पता चलता है कि मीडियन क्लास क्या है, एफ क्या है, सी क्या है। खुद करोगे तो आपका कलम चलेगा ना उन जगहों पर, आप खोजोगे यार मेरे को फॉर्मूले में मीडियन क्लास खोजना था, एफ खोजना था, सी खोजना था। तो प्रैक्टिस तो अलग ही चीज है ना, बिना प्रैक्टिस के तो भाई काम अधूरा ही रहता है। तो कहीं आप इन सवालों को जो मैं होमवर्क बोल रहा हूं, आप इसे ये सोच के मत छोड़ देना कि ये तो आप कर ही लोगे। भले ही कर लो, मगर आप इसको सॉल्व करना बकायदा। ठीक है, भले ही आपको कॉन्फिडेंस हो कि ये तो आप कर ही लेंगे, मगर उसे कॉपी में उतार देना अपने कॉन्फिडेंस को। ये कौन सी सीरीज है? लेस देन सीरीज है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। और आपको पता है कि लेस देन सीरीज में आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। बताइए, इस लेस देन सीरीज को जब हम एक्सक्लूसिव बनाते हैं तो आपको याद है ना, दो स्टेप्स, फॉर्म क्लास इंटरवल एंड डिस्ट्रीब्यूट फ्रीक्वेंसी। ये दो काम होते हैं, क्लास इंटरवल को फॉर्म करना और फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन करना। क्लास इंटरवल को फॉर्म करने के लिए आपको केवल बेसिक ऑब्जर्वेशन आपका ठीक होना चाहिए। लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, इतना तो मुझे समझ में आ रहा है कि इंटरवल 10-10 का लेना है। तो भाई लेस देन 10 0 से 10 चला जाता हूँ, फिर 10 से 20 चला जाता हूँ, 10 का इंटरवल मेंटेन कर रहा हूँ, फिर 20 से 30 चला जाता हूँ, 30 से 40 और 40 से 50। इस तरह से मैंने क्लास इंटरवल फॉर्म कर दिए। अब फ्रीक्वेंसी का बंटवारा कैसे करूं भाई, 10 से कम तो 8 ही थे और 20 से कम 12 है, तो इन 12 में ये 8 भी तो शामिल होंगे भाई। 20 से कम में 10 से कम वाले भी तो होंगे। तो 10 से 20 के बीच में कितने हैं? 12 माइनस 8, बड़े से छोटा घटाओ 4, 15 माइनस 12 3, 20 माइनस 15 5, 22 माइनस 20 2, टोटल इसका 22 आ जाएगा। क्या आपको क्लियर है ये मैंने कैसे किया? क्या आपको आता था ना? लेस देन सीरीज हो या मोर देन सीरीज हो, आप उसको एक्सक्लूसिव तो बना लेंगे ना, क्लास इंटरवल फॉर्म करके फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन करना। अगर ये काम जो मैंने अभी किया ये आपको आता है तो हैंड रेज करो। आता है तो इसके बाद आगे की प्रक्रिया खुद करो। घर में इस सवाल का भी मीडियन कैलकुलेट करो। काफी सारे सवाल मैंने आपको दे दिए, आप इन सवालों के मीडियन कैलकुलेट करेंगे भाई। ठीक है ना? इसी तरह से ये मोर देन सीरीज है और ये मोर देन सीरीज भी आपके लिए होमवर्क है।
तो आपके पास काफ़ी सारे सवाल हैं घर में करने के लिए और आपको हर सवाल में क्या कैलकुलेट करना है मीडियन। जहाँ पर आपने 3-4 सवाल घर में किए, मैं मान ही नहीं सकता कि आपको फ़ॉर्मूला याद ना हो। मैं जिस चीज़ को 4 बार लिख लूँगा वो मुझे याद कैसे नहीं होगी। बस प्रोसेस हमारा क्लियर होना चाहिए, प्रोसेस क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, प्रैक्टिस हो गई है, बस आगे बढ़ो, क्या दिक्कत है? अब एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, मीडियन से ही जुड़ा हुआ, कंटीन्यूअस सीरीज का। अब सुनो, ये है प्रॉपर देखा जाए तो एक्सक्लूसिव सीरीज है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 असेंडिंग ऑर्डर में भी है। तो पहला स्टेप तो परफॉर्म करने की कोई जरूरत नहीं है। डेटा सेट एक्सक्लूसिव है, असेंडिंग ऑर्डर में है। सीधे सीधे हमें अगले स्टेप पर आना चाहिए। अगला स्टेप क्या है कि क्यूमुलेशन करो। तो क्यूमुलेशन अगर मैं करूं तो 5, 5 में अगला जोड़ूं तो 20, 20 में अगला जोड़ूं तो 50, फिर 50 में एक क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी 0 है तो ये 50 ही रहेगा, ये 85 हो जाएगा और ये 100 हो जाएगा। टोटल फ्रीक्वेंसीज यहाँ पर 100 है। ठीक है, एक क्लास इंटरवल था जिसकी फ्रीक्वेंसी 0 भी थी, यानी 30 से 40 नंबर लाने वाले माना कोई बच्चे नहीं, माना ये मार्क्स और स्टूडेंट्स हैं और 30 से 40 नंबर लाने वाले कोई बच्चे नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं मीडियन नंबर निकालूंगा क्योंकि ये कंटिन्यूस सीरीज है, तो n अपॉन 2th आइटम किया जाएगा, n+1 नहीं। 100/2 यानी 50th आइटम। अब फंसा मामला, क्यों? क्योंकि मेरा बाय चांस मीडियन नंबर जो लोकेशन है वो एग्जैक्ट यहां पर भी फॉल कर रही है, क्योंकि मेरा क्या आ रहा है, 50th आइटम आ रहा है। तो 50th आइटम आप देख सकते हो कि ये भी 50th, ये भी 50 है, ये भी 50 है। तो मैं कंफ्यूज हो गया कि यार मैं क्या करूं, 20 से 30 मेरा मीडियन क्लास होगा कि 30 से 40 मेरा मीडियन क्लास होगा। टेक्निकली 30 से 40 की तो कोई फ्रीक्वेंसी है ही नहीं। तो इस तरह के केस में जहां पर आपका मीडियन नंबर एक ऐसी फिगर आ रहा है जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में दो जगह फॉल करती है, और ये तभी संभव हो सकता है जब एक फ्रीक्वेंसी 0 हो। सोचो अगर इसकी फ्रीक्वेंसी 1 भी होती तो ये 50 होता और ये 51 होता, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, फिर तो कोई समस्या ही नहीं थी। समस्या ये है कि मेरा मीडियन नंबर जो है वो एग्जैक्टली दो जगह फॉल कर रहा है, और एक मीडियन नंबर एग्जैक्टली दो जगह फॉल करे ये तो तभी संभव है जब कोई एक फ्रीक्वेंसी 0 हो, अगर आप कॉमन सेंस लगाओ। तो ऐसे सिचुएशन को कैसे डील करते हैं इसके बारे में हमारे मीडियन से जुड़ा हुआ एक नियम है। नियम क्या है? इफ इन अ continuous series, if in a continuous series one or more frequencies are zero, अगर हमारे कंटिन्यूस सीरीज में एक या एक से ज्यादा फ्रीक्वेंसीज 0 हैं एंड नंबर यानी कि स्मॉल m lies in the cumulative frequency in front of the frequency
विच इज 0। अगर हमारे कंटिन्यूस सीरीज में एक या एक से ज्यादा फ्रीक्वेंसीज 0 हैं और हमारा मीडियन नंबर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में वहीं पर फॉल कर रहा है जहां पे फ्रीक्वेंसी 0 है, जैसा कि इस वाले क्वेश्चन में हो रहा था, देन इन सच अ सिचुएशन the class of जीरो फ्रीक्वेंसी, यानी जो जीरो फ्रीक्वेंसी वाला क्लास है, जैसे इस वाले सवाल में 30 से 40 जीरो फ्रीक्वेंसी वाला क्लास है, इन सच अ सिचुएशन द क्लास ऑफ जीरो फ्रीक्वेंसी इज रिमूव्ड। हमें उस जीरो फ्रीक्वेंसी वाले क्लास को रिमूव करना होगा, एंड इट्स हाफ यानी आधा इज मर्ज्ड विद प्रीसीडिंग क्लास एंड other half is merged with succeeding class। सिचुएशन को अच्छे से रीड करना भाई। अगर मेरे कंटिन्यूस सीरीज में एक या एक से ज्यादा फ्रीक्वेंसीज 0 हों और मेरा मीडियन नंबर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में उसी क्लास इंटरवल के सामने आ जाए जिसकी फ्रीक्वेंसी 0 है, तो फिर तो जीरो फ्रीक्वेंसी वाला तो भाई क्लास इंटरवल तो ये बोलता है ना कि उस क्लास में तो कोई फॉलो ही नहीं करता। तो ऐसे केस में मुझे उस जीरो फ्रीक्वेंसी वाले क्लास को रिमूव करना होगा, हटाना होगा अपने सीरीज से। कैसे हटाऊंगा? तो उस क्लास का आधा पिछले वाले में मर्ज कर देना प्रीसीडिंग क्लास में, और उसका आधा मर्ज कर देना सक्सीडिंग क्लास। क्या कहना चाहता है ये एग्जैक्ट? ये मेरा क्लास इंटरवल है। पहला क्लास है 0 से 10, दूसरा क्लास है 10 से 20। अब देखो, ये वाली फ्रीक्वेंसी 0 है, ये वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी 0 है, तो मुझे इसको रिमूव करना होगा, मस्ट बी रिमूव्ड, हटाना होगा मुझे इसे। अगर मैं इसको हटा दूंगा तो क्लास इंटरवल बिगड़ जाएंगे। आप इसको सिंपली ऐसे तो हटा नहीं सकते कि भाई मेरी 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40 वाला मैंने हटा दिया, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी 0 थी तो उसको रिमूव कर दिया। तो अगला लिख देता हूं मैं 40 से 50, और अगला लिख देता हूं 50 से 60। फिर इसमें कंटिन्यूटी कहाँ रही? इसमें सारे वैल्यूज कहाँ शामिल हो रहे हैं? 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 तो इसमें गायब है। 30 के बाद सीधे कहां से आ गया? 40 से शुरू हो गया, यानी 30 से लेके 40 के बीच की वैल्यूज को तो इस क्लास में जगह ही नहीं मिली। तो आप सिंपली ऐसे रिमूव नहीं कर सकते कि जो क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी 0 है उसको बस डिलीट कर दो। ऐसा करोगे तो ये कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाएगी ना। जैसे 10 से खत्म 10 पे शुरू, 20 से खत्म 20 पे शुरू, 30 से खत्म और फिर 40 से शुरू, गड़बड़ हो गया। यानी 30 से 40 तक की जो भी वैल्यूज होंगी उसको ये सीरीज में जगह ही नहीं मिल रही है। तो ऐसे रिमूव नहीं करना है, रिमूव करना है लेकिन इस तरह से कि हमारा क्लास इंटरवल एक्सक्लूसिव फॉर्म में ही रहे। अभी तो ये एक्सक्लूसिव नहीं है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसका आधा, भाई इस क्लास इंटरवल का साइज कितना है? 10 है ना इसका साइज, तो इसका आधा इसमें मर्ज कर दूंगा। इसको मैं 30 से 35 कर देता हूं और इसका आधा इसमें मर्ज कर दूंगा। इसे मैं 40 से 35 कर देता हूं। भाई मैंने इसके ऊपर वाले क्लास का साइज 5 बढ़ा दिया और इसके नीचे वाले क्लास का साइज भी 5 बढ़ा दिया। भाई इस क्लास का साइज कितना था? 10 था,
तो मैंने उसका आधा पिछले वाले में ऐड कर दिया, आधा अगले वाले में ऐड कर दिया, इस तरह से कि सीरीज एक्सक्लूसिव रहे, एक्सक्लूसिव बनी रहे। अब यानी यहां पर मैंने क्या किया, इसे 20 से 35 कर दिया और इसे 35 से 50 कर दिया, और इस तरीके से वो जीरो फ्रीक्वेंसी वाला क्लास भी रिमूव हो गया और मेरी सीरीज भी एक्सक्लूसिव बनी रही। 10 पे खत्म 10 से शुरू, 20 से खत्म 20 पे शुरू, 35 से खत्म 35 पे शुरू, 50 से खत्म 50 पे शुरू। यानी कि मेरी सीरीज एक्सक्लूसिव भी है और वो जीरो फ्रीक्वेंसी वाला क्लास रिमूव भी हो गया। क्या इससे फ्रीक्वेंसी पे फर्क पड़ेगा? भाई 0 से 10 की फ्रीक्वेंसी 5 है, 10 से 20 की फ्रीक्वेंसी 20 है, 20 से 35 की फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 35 से 40 तक तो कोई फ्रीक्वेंसी थी नहीं, आपने केवल साइज बढ़ाया है क्लास का। तो इसकी फ्रीक्वेंसी 30 ही रहेगी, इसकी फ्रीक्वेंसी 35 रहेगी, इसकी फ्रीक्वेंसी 15 रहेगी, बस वो जीरो फ्रीक्वेंसी वाला क्लास रिमूव हो गया। टोटल हमारा 100 ही रहेगा। अब आप क्यूमुलेशन करोगे तो 5 20 सॉरी 25 35 कितना हो जाएगा, सॉरी ये 15 है ना, मैंने 20 इसको गलती से लिख दिया, 15 है। तो 5 20 50 85 और 100, और अब आप कह सकते हो कि आपका मीडियन नंबर यहां फॉल कर रहा है। अब ये करेक्ट है, यानी अब मैं कह सकता हूं कि ये 20 से 35 है मेरा मीडियन क्लास, इसके सामने वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी वो एफ कहलाएगी और प्री मीडियन क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सी कहलाएगी। अब मेरा ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब मेरा मीडियन क्लास क्या है, अब मेरा मीडियन क्लास है 20 से 35, इसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी है 30, इसके ऊपर वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 20, क्योंकि मीडियन का फॉर्मूला होता है L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F इंटू M माइनस C, तो 20 प्लस 15 डिवाइडेड बाय F है 30, मीडियन नंबर 50 आया था, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 20 है, इससे ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा मेरा आंसर 35। मेरा आंसर आ गया 35। क्या आपको ये सवाल समझ में आया कि मैंने यहाँ पर जीरो फ्रीक्वेंसी वाली क्लास को कैसे रिमूव किया? क्लियर है? आइए अब आपके दिमाग में कुछ गलत चीज ना बैठ जाए, मतलब आप कुछ आधा अधूरा ज्ञान लेकर आगे ना बढ़ो, इसके लिए एक एग्जाम्पल और प्रैक्टिस करें। इस एग्जाम्पल में भी एक क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी 0 है, इस क्लास इंटरवल में भी एक फ्रीक्वेंसी 0 है। पहले यहाँ पे क्यूमुलेशन करते हैं, 5 13 23 फिर से 23 25, यानी टोटल नंबर ऑफ आइटम्स यहाँ पर 25 है। मीडियन नंबर निकालो n अपॉन 2th आइटम, n है मेरा 25 डिवाइडेड बाय 2 यानी 12.5 आइटम। अब 12.5 आइटम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ लाई कर रहा है, 12.5 आइटम आपका यहां पर लाई कर रहा है, यानी कि आपका ये 12.5 आइटम 13 यहां पर आ रहा है। तो यहां पर आपको ये जीरो फ्रीक्वेंसी वाले क्लास को रिमूव करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने शर्त क्या बोली थी कि अगर मेरी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कोई फ्रीक्वेंसी 0 हो और मेरा मीडियन नंबर बिल्कुल उसी जीरो फ्रीक्वेंसी वाले क्लास में फॉल करे, तो यहां पर मेरा मीडियन नंबर जीरो फ्रीक्वेंसी वाले क्लास में फॉल थोड़ी कर रहा है। मीडियन नंबर जीरो फ्रीक्वेंसी वाले क्लास में तब फॉल करता जब मीडियन नंबर 23 होता, और अगर मीडियन नंबर मेरा 23 होता तो फिर मैं वही वाला काम करता जो मैंने इससे पिछले वाले सवाल में किया था, मैं इस 30 से 40 वाले को रिमूव कर देता, इसका आधा साइज यहां बढ़ा देता 35, आधा साइज यहां बढ़ा देता।
ठीक है ना, इस तरह से मैं उसको रिमूव कर देता। पर यहाँ पर ये रिमूवल की कोई आवश्यकता नहीं है, अगर आप करेंगे तो वो वेस्टेज ऑफ टाइम है, क्योंकि ये काम केवल तब करना है जब मीडियन नंबर ऐसे क्लास में फॉल कर रहा हो जहां की फ्रीक्वेंसी 0 है। मेरा मीडियन नंबर तो एक ऐसे क्लास में फॉल कर रहा है जिसकी फ्रीक्वेंसी 8 है। यह है मेरा मीडियन क्लास, यह है उसकी फ्रीक्वेंसी, और यह है सी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो यहां पर मीडियन मीडियन क्लास क्या आ रहा है, 10 से 20, इसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी 8, इसके ऊपर वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सी। फॉर्मूला लगाओ मीडियन का, L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F इंटू M माइनस C। L1 है 10, L2 माइनस L1 हो गया 10 अपॉन 8 इंटू 12.5 माइनस C। तो जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो जो भी आ जाएगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है ना? क्या आपको समझ में आया कब जीरो वाली फ्रीक्वेंसी जो क्लास है उसको रिमूव करना है और कब नहीं करना है? क्या ये बात समझ में? ऐसा नहीं कि जहां पे भी आपको क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी 0 दिखी आप उसको रिमूव करने लग गए। रिमूव केवल तब करना है जब आपका मीडियन नंबर उसी क्लास में फॉल कर जाए जहां पे फ्रीक्वेंसी 0 थी, जैसा कि इस वाले एग्जांपल में हो रहा था। अगर मेरा मीडियन नंबर उस क्लास में फॉल ही नहीं कर रहा है जिसकी फ्रीक्वेंसी 0 है, तो आपको उस क्लास को रिमूव करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सिंपली क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। क्या ये बात समझ में आ गई? अगर आ गई तो हैंड रेज करो कि अगर किसी क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी 0 हो तो उसके साथ कैसे डील करना है, कब उसे रिमूव करना है और कब उसे रिमूव नहीं करना है। मीडियन में मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले सवाल भी पूछे जा सकते हैं, पर बहुत कम चांसेस है। इंडिविजुअल सीरीज में तो फिर भी मैं कह सकता हूं कि आ जाए तो आ जाए। डिस्क्रीट सीरीज या कंटिन्यूस सीरीज में मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशन इसकी हो जाती है। मैं करके बता देता हूं, पर इस आ, बात को समझाते हुए कि इस तरह के सवाल आने के चांसेस कम रहते हैं, पर प्रैक्टिस के लिए कि हाँ अगर कोई फ्रीक्वेंसी मिसिंग हो तो मीडियन की मदद से उसे कैसे निकाला जाता है। ठीक है, ये तो मैंने आपको अर्थमेटिक मीन में भी बताया था कि अगर आपके सीरीज में अगर 2 फ्रीक्वेंसी मिसिंग है तो पक्का आपको कोई 2 हिंट भी गिवन होगी, और वो 2 हिंट है मेरे लिए कि 2 फ्रीक्वेंसी मिसिंग होने के बावजूद भी मेरे को टोटल फ्रीक्वेंसी पता है और मीडियन की वैल्यू भी पता है। यानी यहां पर मेरा टारगेट मीडियन निकालना नहीं है, यहां मेरा टारगेट मिसिंग फ्रीक्वेंसीज निकालना है। ठीक है, एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला सवाल आ सकता है, 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले सवाल में भी कोई दिक्कत नहीं है अगर फिगर्स छोटी छोटी हो, जो 2-2.5 मिनट में सॉल्व हो जाए। अदरवाइज अगर आप कोई भी एग्जामिनर जब सवाल बनाता होगा तो वो भाई साइंटिफिकली पेपर तैयार किया जाता है ना, ऐसे नहीं कि वो कोई भी सवाल उठाकर डाल देगा। उसे मालूम होना चाहिए कि वो जो सवाल दे रहा है वो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर के लिए वो सवाल दे रहा है। वो पेपर 100 मिनट का होता है और 120 मिनट का होता है और उसमें 100 क्वेश्चन करने होते हैं। वो कोई ऐसा सवाल उठाकर दे दे जिसमें एवरेज टाइम 5 मिनट लगता हो, 6 मिनट लगता हो, तो फिर तो गलत सिलेक्शन किया ना टीचर ने। तो एग्जामिनर इतना पागल तो होगा नहीं भाई, एग्जामिनर तो बहुत एक्सपीरियंस होगा, 20-20, 25-25, 30-30 साल का एक्सपीरियंस होता होगा। कोई टीम बनती होगी, कोई कमेटी बनती होगी, उसमें बहुत पढ़े लिखे लोग रखे जाते होंगे जिनको पेपर सेट करने के लिए दिया जाता होगा। जब वो पेपर सेट करते होंगे तो पहले उसको सॉल्व करते होंगे, देखते होंगे कि उसमें डिफिकल्टी लेवल कितना है, देखते होंगे कि उसमें टाइम फैक्टर क्या है, कि इस सवाल को करने में समय कितना लगेगा, है ना? तो डिफिकल्टी लेवल को ध्यान में रखते हुए, टाइम फैक्टर को ध्यान में रखते हुए वो सवाल को पेपर में सेलेक्ट करते हैं। तो कोई भी वो ऐसा सवाल देंगे नहीं कि भाई पेपर हो रहा है, असिस्टेंट अकाउंटेंट का सवाल पूछ रहा हूँ सीए लेवल का, तो लेवल को भी ध्यान में रखेंगे। और पेपर 120 मिनट में 100 क्वेश्चन करने हैं और मैंने एक सवाल ही उनको ऐसा दे रखा है जिसे एवरेज स्टूडेंट 5 मिनट 10 मिनट से पहले कर ही नहीं सकता, तो मैं कहूंगा वो भी गलत चुनाव हो गया सवाल का। तो ऐसी गलती नहीं होती है अक्सर एग्जाम में। एग्जाम में हमेशा टाइम फैक्टर को
और डिफिकल्टी लेवल को ध्यान में रखकर पेपर सेट किया जाता है। कोई भी ऐसा सवाल आपको मिलेगा ही नहीं जो 2 मिनट में सॉल्व ना हो सके। अगर वो आपको आता हो, अगर वो आपको आता है तो वो 2 मिनट में सॉल्व किया जा सकता होगा, तभी वो पेपर में वो सवाल मौजूद है। और अगर उसमें समय ज्यादा लग रहा है तो ऐसे सवालों को पेपर में जगह ही नहीं मिलेगी। तो बहुत लंबे लंबे लेंदी लेंदी सवाल प्रैक्टिस करने की आवश्यकता ही नहीं है। नंबर 1 की न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही कम पूछते हैं। नंबर 2 जब पूछते हैं तो बहुत छोटे सवाल पूछते हैं, बेसिक से सवाल पूछते हैं। तो अपने पेपर के लेवल के हिसाब से जब आप तैयारी करोगे तो फालतू की चीजें पढ़ने से बचोगे। फालतू की चीजें पढ़ने से बचोगे तो दिमाग केवल काम की चीजों पर केंद्रित रहेगा। क्योंकि वैसे ही इतना सारा सिलेबस हमको याद रखना है, उसमें भी हम फालतू चीजें और दिमाग में भर लें तो मुश्किल हो जाएगा ना कैरी करना सबको। खैर, मैं ये सवाल करवा के दिखा रहा हूं। इस तरह के सवाल में आप मीडियन के स्टेप्स को फॉलो करो बस। जब भी कभी मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला सवाल आए, चुपचाप से मीडियन के सभी स्टेप्स को फॉलो करो, अपने आप ही मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी। देखो, पहले तो ये मैं सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में है तो मुझे असेंडिंग ऑर्डर तो करने की जरूरत नहीं है। एक्सक्लूसिव भी है तो मुझे इसे एक्सक्लूसिव बनाने की भी आवश्यकता नहीं है। मुझे क्या करना चाहिए? मुझे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी चाहिए। 12, 42, 42 प्लस ए, 108 प्लस ए, 108 प्लस ए प्लस बी, 133 प्लस ए प्लस बी, 151 प्लस ए प्लस बी। बताओ, जो क्यूमुलेशन करके लास्ट का टोटल आता है वही तो टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है ना। यानी टेक्निकली ये दोनों चीजें बराबर है। भाई, जब मेरी टोटल फ्रीक्वेंसी 230 है और ये भी मैं टोटल कर रहा हूं फ्रीक्वेंसी का, तो टेक्निकली 151 प्लस ए प्लस बी इक्विवेलेंट होना चाहिए 230 के। तो यहां से मुझे एक इक्वेशन मिल जाएगी, ए प्लस बी बराबर 79। समझ लो ये मेरी इक्वेशन हो गई। आप इसको अभी छोड़ दो। अब मेरा दूसरा स्टेप क्या होता है? दूसरा स्टेप होता है मीडियन नंबर निकालना। इसका अगला स्टेप, मीडियन नंबर कैसे निकलेगा? एन अपॉन एन है मेरा 230 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 115वां आइटम। अब आप मुझे बताओ, क्या आप इस 115वें आइटम को क्या करना है? मीडियन नंबर को हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लोकेट करना है। क्या मैं इस मीडियन नंबर को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लोकेट कर सकता हूं कि 115वां आइटम कहां आएगा? क्योंकि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कांस्टेंट्स है, ए बी है। मुझे नहीं पता कि 115 नंबर कहां पर फॉल करेगा। आपको ये काम करना भी नहीं है। आपको मीडियन नंबर को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लोकेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फ्रीक्वेंसीज तो हमें पता ही नहीं है। 2 फ्रीक्वेंसीज तो मिसिंग है। मैं कैसे पता लगा सकता हूं कि 115वां आइटम कहां आता होगा एग्जैक्टली? तो ये काम आपको करना भी नहीं है। पर हम लोग मीडियन नंबर को लोकेट क्यों करते हैं? हम मीडियन नंबर को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में इसलिए लोकेट करते हैं कि हमें मीडियन क्लास मिल जाए। मीडियन क्लास वो क्लास इंटरवल होता है जिसके बीच में मीडियन वैल्यू इंटरपोलेट की जाती है। अब आप मुझे बताओ, सिंस द गिवन वैल्यू ऑफ मीडियन इज 45। भाई, मेरे को मीडियन की वैल्यू 45 दी है और मीडियन की वैल्यू हमेशा मीडियन क्लास के बीच में फॉल करती है। तो बताओ, अगर मीडियन मेरा 45 है तो मीडियन क्लास मेरा 40 से 50 होना चाहिए ना। यही तो रहा होगा मेरा मीडियन क्लास। भाई, मैं मीडियन नंबर को लोकेट क्यों करता हूँ? मीडियन क्लास जानने के लिए। यहाँ पे मुझे मीडियन नंबर को लोकेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मीडियन तो मुझे मालूम है 45 है। और अगर मीडियन 45 है तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरा मीडियन क्लास 40 से 50 होगा। तो सिंस गिवन वैल्यू ऑफ मीडियन इज 45, falls under the class 40 to 50। इसलिए 40 to 50 ही क्या होगा? मेरा मीडियन क्लास होगा।
और मीडियन क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसे हम एफ कहते हैं और प्री मीडियन क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को सी कहते हैं। तो एफ मेरा हो जाएगा 66 और सी हो जाएगा यहाँ पर 42 प्लस ए। अब आप मीडियन का फॉर्मूला लगाओ, मतलब वही सीधे सीधे मैं मीडियन के स्टेप्स फॉलो कर रहा हूं, जैसे जैसे मीडियन के स्टेप्स हैं। L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन एफ। L1 है 40, L2 माइनस L1 10 हो गया, एफ है 66, मीडियन नंबर 115 है और सी 42 प्लस ए है। भाई ब्रैकेट खुलेगा तो साइन चेंज होंगे, मैथमेटिक्स का ध्यान रखना। तो 10 अपॉन 66 115 माइनस 42 माइनस ए और मीडियन हमारा 45 गिवन है। ये 40 जब इधर जाएगा तो 5 बचेगा। 10 अपॉन 66, 115 में से 42 गए 73 माइनस ए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 5 इंटू 66 डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा 73 माइनस ए, और ये इसे सॉल्व करो कितना आ जाएगा 33, 73 माइनस ए या ए बराबर 40, यानी एक फ्रीक्वेंसी जो मिसिंग थी वो 40 थी। अब क्योंकि हमें एक इक्वेशन पता थी कि a प्लस बी बराबर कितना है 79, तो a अगर 40 है तो b बराबर हो जाएगा 39, यानी इस सवाल में जो दो फ्रीक्वेंसीज मिसिंग थी वो 40 और 39 थी, 40 और 39 थी। हालांकि मेरा मानना है इतना लंबा चौड़ा सवाल एग्जाम में आने के चांसेस कम है, पर प्रैक्टिस के लिए कि अगर मान लो फिगर छोटी हो, ज्यादा कैलकुलेशन वाला सवाल ना बनाकर छोटा सवाल बना दे, तो एक आइडिया होना चाहिए कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले सवाल कैसे हैंडल करने हैं। अगर यहां तक बात क्लियर है तो हैंड रेस कर। जल्दी से बताओ, क्या ये आपको पता है या ये सब बताने की आवश्यकता है? मीडियन वैल्यू कैन ऑल्सो बी लोकेटेड विद द हेल्प ऑफ लेस देन ओजाइव कर्व एंड मोर देन ओजाइव कर्व ग्राफिकली। क्या ये मालूम है आपको कि मीडियन वैल्यू को ओजाइव कर्व से भी निकाला जा सकता है ना? गेल्टन के मेथड से भी निकाला जा सकता है। कैलकुलेशन ऑफ मीडियन इन अ कंटिन्यूअस सीरीज व्हेन क्लास इंटरवल्स आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर मेरे क्लास इंटरवल डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो याद रखना जो कंटिन्यूअस सीरीज की मैं बात कर रहा हूं सिर्फ, कि कंटिन्यूअस सीरीज में अगर आपके क्लास इंटरवल डिसेंडिंग ऑर्डर में हो तो मीडियन निकालते समय क्या फॉर्मूला था? L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन एफ इंटू एम माइनस सी, ये था ना फॉर्मूला। तो आपका बस क्या चेंज हो जाएगा, क्योंकि जब आप डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा को अरेंज करोगे तो आपको शुरुआत भी अपर लिमिट से करनी होगी, और जब ऊपर से नीचे आओगे तो साइन चेंज हो जाएगा। यानी अगर आपका डेटा सेट डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके आप मीडियन निकाल रहे हो कंटिन्यूअस सीरीज में, तो फॉर्मूला ये लगाना पड़ेगा, L2 माइनस L2 माइनस L1 अपॉन एफ इंटू एम माइनस सी। फर्क समझ में आ रहा है जो रेड कलर से लिखा है? अगर असेंडिंग होता तो L1 प्लस करता, डिसेंडिंग है तो L2 माइनस करूंगा, बाकी का सेम है। तो अगर आपने क्लास इंटरवल्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में करके मीडियन कैलकुलेट किया है, हाँ निकाला जा सकता है असेंडिंग करके डिसेंडिंग करके, और आंसर भी सेम आएगा, आंसर में भी कोई फर्क नहीं आएगा। आप किसी सवाल को डिसेंडिंग ऑर्डर में करके देख लेना, बस फॉर्मूला आपको ये लगाना पड़ेगा उस केस में। ठीक है? तो कभी कभी एग्जाम में पूछते हैं सवाल कि बताओ अगर एक सीरीज डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो तो मीडियन कैसे निकाला जाएगा, तो हमारे दिमाग में क्या छपा रहता है मीडियन का फॉर्मूला? ये वाला। तो ये वाला फॉर्मूला तो तब है जब डेटा सेट असेंडिंग ऑर्डर में हो, अगर डेटा सेट डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा तो फॉर्मूला ये होगा। तो फॉर्मूला आप लर्न कर लेना। क्या आपको ये बात समझ में आई?
ये फॉर्मूला कब अप्लाई करना है? जब डेटा सेट डिसेंडिंग ऑर्डर में हो। खुद तो ये काम करोगे नहीं, खुद तो ये काम करना अपराध है भाई। अगर मुझे डेटा को अरेंज करना है तो मैं डिसेंडिंग क्यों करूंगा? लेकिन अगर एग्जाम में फॉर्मूला ही पूछ लेगा फिर क्या करोगे कि भाई अगर डेटा सेट डिसेंडिंग ऑर्डर में हो तो फिर मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? तो फिर आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि एमसीक्यूज में फॉर्मूले भी पूछे जा सकते हैं। अगर मैं मीडियन की प्रॉपर्टीज की बात करूं तो मीडियन एक पार्टीशन एवरेज है, पोजिशनल एवरेज है, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। मीडियन जो है वो आउटलायर्स से प्रभावित नहीं होता, यानी एक्सट्रीमली हाई और एक्सट्रीमली लो वैल्यू से प्रभावित नहीं होता, ठीक है ना। एज साइज ऑफ वैल्यू इज इमटेरियल वाइल कैलकुलेटिंग मीडियन, ये सब तो मैंने शुरुआत में ही बता दिया था। क्या ये 2 पॉइंट क्लियर है? क्या ये 2 पॉइंट क्लियर है? ये सब मैंने शुरुआत में बता दिया, ये सब मैंने पहले पढ़ा दिया था, इसलिए मैं सब फटाफट आगे बढ़ा रहा हूँ। लिखे नोट्स इसलिए लिखे हुए हैं ताकि भाई मीडियन से जुड़ी हुई सारी बातें एक जगह दिख जाए, ठीक है ना। ये जो तीसरा वाला नोट है ना, ये अभी मैं बताऊंगा, लेकिन मैं यहाँ पे लिख दूंगा, यहाँ वापस आना है। मतलब ये जो थर्ड नोट में मैं जो भी सिखाऊंगा, ये इस बात की जरूरत हमको आने वाले चैप्टर में भी पड़ेगी। और जब मुझे इस बात की आने वाले चैप्टर में जरूरत पड़ेगी तो हम ये वाला पीडीएफ, ये वाले नोट्स दोबारा खोलेंगे और यहाँ आएंगे। फिर मैं दिखाऊंगा कि देखो मैंने लिखा था कि एक दिन हमें यहाँ पे वापस आना है। पॉइंट ये है कि जो भी बता रहा हूं उसे याद रखना, क्योंकि आगे आने वाले चैप्टर में ये बात यूज होगी, कहीं कहीं इसका इस्तेमाल होगा इस नोट का। तो अगर आपको याद रहेगी तो मेरे लिए समझाना आसान हो जाएगा, याद नहीं रहेगी तो मुझे वापस फिर यहीं आना पड़ेगा इस बात को समझाने के लिए। तो अच्छा है, सुनो, समझो, और जब भी ये किसी भी टॉपिक में जब मैं ये इस बात को रिपीट करूं तो आपको तुरंत याद आ जाए कि हाँ ये चीज तो आपने हमें मीडियन में भी पढ़ाई थी। बस ये लास्ट पॉइंट है, इसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो इसको, चैप्टर को समाप्त करने के बाद ही उठेंगे भाई, ठीक है। कल से मोड पढ़ेंगे। लिखा हुआ है द सम ऑफ डेविएशन, सम ऑफ डेविएशन, सम ऑफ डेविएशन यानी कि dx टेकन फ्रॉम मीडियन, यानी अगर आप हर वैल्यू का मीडियन से डेविएशन लें, इग्नोरिंग प्लस माइनस साइन, यानी डेविएशन जब आप लेते हो तो भाई कुछ डेविएशन प्लस में आते हैं, कुछ डेविएशन माइनस में आते हैं, लेकिन आप अगर प्लस माइनस साइन को इग्नोर कर दो तो उस डेविएशन का टोटल जो होगा वो सबसे लीस्ट होगा, सबसे कम होगा। क्या कहना चाहता है समझो। जैसे ये वैल्यू है, अगर मैं इस वैल्यू का डेविएशन मीडियन से लूं तो पहले तो मुझे मीडियन निकालना पड़ेगा। ये इंडिविजुअल सीरीज है, बताओ इस इंडिविजुअल सीरीज में मीडियन निकालने के लिए पहले क्या करना होगा? मीडियन नंबर n+1/2th आइटम। इंडिविजुअल सीरीज है ना, तो n+1, 1 2 3 4 5, 5+1/2 यानी थर्ड आइटम। तो थर्ड आइटम क्या है मेरा? थर्ड आइटम है 15, तो मीडियन बराबर 15। अगर मैं हर वैल्यू का मीडियन से डेविएशन लूं, यानी कि dx, और डेविएशन लेते समय प्लस माइनस साइन को इग्नोर कर दो, जैसे वैसे अगर मैं डेविएशन लूंगा तो क्या आएगा भाई? 15, 5 - 15 माइनस का 10, माइनस का 5, 0, प्लस का 5, प्लस का 10। लेकिन जब आप डेविएशन लो तो डेविएशन लेते टाइम आप प्लस माइनस के साइन को इग्नोर कर दो, जो मैथमेटिकल साइन होते हैं उसको आप इग्नोर कर दो। पता है, जब भी हम मैथमेटिकल साइन को इग्नोर करते हैं तो हम डेविएशन को दो वर्टिकल लाइंस में लिखते हैं। ये जो दो वर्टिकल लाइन होती है ना, टू वर्टिकल लाइंस, इसे मॉडुलस कहा जाता है। मॉडुलस, ठीक है ना।
मॉडुलस। जब भी हम किसी डेविएशन में प्लस माइनस साइन को इग्नोर कर देते हैं तो हम उसको हमेशा दो वर्टिकल लाइंस से डिनोट करते हैं। ये मॉडुलस का साइन तब इस्तेमाल किया जाता है जब आप मैथमेटिकल साइन को इग्नोर करते हो मैथमेटिक्स में। तो जब भी आप प्लस माइनस साइन को इग्नोर करोगे तो उसको आप दो वर्टिकल लाइंस में लिखते हो, उसे हम मॉडुलस कहते हैं। अगर मैं इन दो वर्टिकल लाइन में इस डेविएशन को लिख रहा हूं तो ये दो वर्टिकल लाइन दर्शाती हैं कि इस डेविएशन में प्लस माइनस साइन को इग्नोर किया गया है। अगर मैं केवल डेविएशन लिखूं, ये दो वर्टिकल लाइन ना बनाऊं, तो इसका मतलब डेविएशन तो भाई प्लस में भी आ सकता है माइनस में भी आ सकता है। लेकिन अगर मैं प्लस माइनस साइन को इग्नोर कर दूं तो मैं इस डेविएशन के दोनों तरफ वर्टिकल लाइन खींच दूंगा जो दर्शाता है कि while taking deviations we have ignored the mathematical sign। इन दो वर्टिकल लाइंस को मैथमेटिकल भाषा में मॉडुलस कहते हैं। ठीक है, तो मैंने डेविएशन लिया वैल्यू का मीडियन से और मैंने डेविएशन लेने के बाद प्लस माइनस साइन को इग्नोर कर दिया। टोटल कितना आ रहा है? टोटल मेरा आ रहा है 20। तो ये नोट कह रहा है कि जब भी आप डेविएशन लोगे मीडियन से और प्लस माइनस साइन को इग्नोर कर दोगे तो उस डेविएशन का जो टोटल होगा वो लीस्ट होगा, सबसे कम होगा। यानी कि ये जो डेविएशन का जो टोटल है, ये जो डेविएशन का टोटल है ये सबसे नहीं 30 होगा ना, ये लीस्ट होगा। मतलब किसी भी वैल्यू से आप डेविएशन ले लो, मीडियन के अलावा किसी भी वैल्यू से डेविएशन ले लो, डेविएशन का टोटल 30 से बड़ा ही आएगा। सबसे कम डेविएशन का टोटल केवल तभी आता है जब आप डेविएशन मीडियन से लेते हो और प्लस माइनस साइन को इग्नोर कर देते हो। प्लस माइनस साइन को इग्नोर कर देते हो, ये बात भूलना मत। अगर मैं किसी और वैल्यू से डेविएशन लेता तो अगर मैं x का डेविएशन मान लो 12 से लेता, मीडियन तो मेरा 15 था ना, मीडियन तो मेरा 15 था। अगर मैं x का डेविएशन मीडियन से किसी छोटी वैल्यू से लेता, फॉर एग्जांपल 12 से लेता, और मैं डेविएशन लेते समय प्लस माइनस साइन को इग्नोर कर देता तो ये मैंने वर्टिकल लाइन मॉडुलस का साइन लगा दिया। तो 5 माइनस 12 माइनस का 3, मगर मैं 5 माइनस 12 माइनस का 7, मगर मैं उसको केवल 7 लिखूंगा। 10 माइनस 12 माइनस का 2, मगर मैं केवल 2 लिखूंगा। 15 माइनस 12 3, 20 माइनस 12 8, 25 माइनस 12 13। टोटल कितना आ रहा है? टोटल आ रहा है 9 12 20 33 आ रहा है। आप देखो 33 आ रहा है, जबकि मीडियन से डेविएशन लिया था तो 30 आ रहा था। अच्छा, अगर मैं ये वैल्यू का डेविएशन 18 से लेता, मीडियन से कोई बड़ी वैल्यू से मैं डेविएशन लेता और डेविएशन लेते समय प्लस माइनस साइन को इग्नोर कर देता, तो दो वर्टिकल लाइन में डेविएशन को लिखने का मतलब कि प्लस माइनस साइन को मैं इग्नोर कर रहा हूं। तो 5 माइनस 18 यानी माइनस का 13, मैं खाली 13 लिखूंगा। 10 माइनस 18 8 लिखूंगा, 3 लिखूंगा, 2 और 7। अब कितना आ रहा है इसका टोटल? अब आ रहा है 9 12 20, अभी भी आ रहा है 33। अभी भी देखो 30 से बड़ा ही आ रहा है। अगर मैं x का डेविएशन 6 से लेता और डेविएशन लेते समय प्लस माइनस साइन को इग्नोर कर देता, तो 5 माइनस 6 1, 10 माइनस 6 4, 15 माइनस 6 9, 20 माइनस 6 14, 25 माइनस 6 19। अब इसका टोटल कितना आ रहा है? तो ये आ जाएगा आपका 10 20 30 और 47। आपने क्या नोटिस किया? सबसे कम कब आया ये टोटल? सबसे कम टोटल कब आया? जब आपने ये डेविएशन मीडियन से लिया। क्या आपको अब ये लाइन समझ में आ रही है कि द सम ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम मीडियन इग्नोरिंग प्लस माइनस साइन इज लीस्ट? क्या आपको ये लाइन समझ में आ रही है इस एग्जांपल से? अगर आ रही है तो हैंड रेज करो। ये प्रॉपर्टी है भाई, ये प्रॉपर्टी है, ये सत्य है, इसे झुठलाया नहीं जा सकता। ये मीडियन से जुड़ी हुई एक प्रॉपर्टी है। ठीक है ना? हाँ, ये बात तभी वैलिड होगी जब आप डेविएशन में प्लस माइनस साइन को इग्नोर कर दोगे। क्या मैं इस चीज को मैथमेटिकली एक्सप्रेस करूं एक इक्वेशन बनाकर?
कहना चाहता है कि सम ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम मीडियन। आप वर्टिकल लाइन का मतलब समझ गए ना, वर्टिकल लाइन का मतलब समझ गए। सम ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम मीडियन हमेशा कम होगा या इक्वल होगा। इक्वल भी हो सकता है किसी का टोटल 30 आ जाए, मगर ऐसा नहीं हो सकता कि किसी का टोटल 30 से कम आ जाए। तो मीडियन से लिया गया डेविएशन वाइल इग्नोरिंग प्लस माइनस साइन हमेशा कम होता है या बराबर होता है डेविएशन लिए गए किसी भी अदर वैल्यू से लिए गए डेविएशन से, एनी वैल्यू। ठीक है ना। अब कोई भी वैल्यू आप डेविएशन लो मीन से, आप डेविएशन लो मोड से, या किसी भी एज्यूम्ड मीन से, मीडियन से लिया गया डेविएशन सबसे कम होगा किसी अदर वैल्यू के लिए गए डेविएशन से। क्या आप इस इक्वेशन को समझ पा रहे हो भाई? क्या ये इक्वेशन को रीड कर पा रहे हो? ये इक्वेशन क्या कह रहा है? सम ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम मीडियन वाइल इग्नोरिंग प्लस माइनस साइन। इग्नोर कर रहा हूं तभी तो वर्टिकल लाइन लिख रहा हूं ना। तो ये क्या है? सम ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम मीडियन इज लेस देन और इक्वल टू सम ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम एनी अदर वैल्यू। यही प्रॉपर्टी है, यही मैंने ऊपर भी लिखा है। ठीक है। और पता है इसी प्रॉपर्टी की वजह से, इसी प्रॉपर्टी की वजह से दैट इज वाई, दैट इज वाई while calculating mean deviation, हम एक चैप्टर पढ़ेंगे आगे चल के, चैप्टर का नाम होगा डिस्पर्जन, जिसमें हम रेंज निकालेंगे, क्वार्टाइल डेविएशन निकालेंगे, मीन डेविएशन निकालेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। तो जब हम आगे चल के मीन डेविएशन पढ़ेंगे तो मीन डेविएशन में while calculating mean deviation from average, that is mean, median or mode, median is preferred। मैंने बोला कि इसी प्रॉपर्टी की वजह से, क्योंकि मीडियन से लिया गया डेविएशन हमेशा सबसे कम होता है अगर आप डेविएशन लेते समय प्लस माइनस साइन इग्नोर कर दो। इसी प्रॉपर्टी की वजह, बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी, जब हम मीन डेविएशन कैलकुलेट करते हैं तो मीडियन को प्रेफरेंस देते हैं। अब ये मीन डेविएशन क्या होता है, मीन डेविएशन में मीडियन को क्यों प्रेफरेंस देते हैं, बाकियों को क्यों प्रेफरेंस नहीं देते, ये बात को समझने के लिए अभी हमें आगे जाना पड़ेगा। जब हम आगे जाएंगे, मीन डेविएशन का टॉपिक आएगा, तो हम एक बार यहाँ लौट कर वापस आएंगे और इस वाले नोट को फिर से स्टडी करेंगे। हाँ, तब तक अगर आपको ये बात याद रहे, मीडियन की प्रॉपर्टी याद रहे कि मीडियन से लिया गया डेविएशन, अगर आप डेविएशन में प्लस माइनस साइन को इग्नोर कर दो तो लीस्ट होता है, सबसे कम होता है। और क्योंकि डेविएशन मीडियन से सबसे कम होता है, इसीलिए मीन डेविएशन कैलकुलेट करते समय मीडियन को प्रायोरिटी दी जाती है ओवर मीन एंड मोड। मीडियन को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। चैप्टर समाप्त हुआ। मीडियन से रिलेटेड जो जो बातें थी सब परोस दी मैंने। अगर ये चैप्टर क्लियर है तो हैंड रेस करो, कल से मोड पढ़ेंगे, क्योंकि मुझे ये चैप्टर को कल ड्रैग नहीं करना था, इसलिए मैंने आज ही इसको थोड़ा सा खींचकर कंप्लीट करवा दिया। आप इसको एक बार रिवाइज कर लेना और जो भी सवाल मैंने आपको करने के लिए दिए हैं होमवर्क, प्लीज आप उसको अटेम्प्ट कर लेना। भले ही आपको लगे कि आपको आता है, पर आप उनको फिर भी प्रैक्टिस कर लेना। इससे आपको स्टेप्स क्लियर हो जाएंगे, फॉर्मूला रिवाइज हो जाएगा, वो जो टर्मिनोलॉजीज हैं FC, L1, L2, ये सब चीजें आपकी प्रैक्टिस में आ जाएंगी। तो प्लीज वो जो 4-5 क्वेश्चन जो मैंने होमवर्क लिखे हैं आप उनको अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा, ठीक है। और उनके आंसर कल क्लास में पूछूंगा, जब कल क्लास शुरू होगा
तो सबसे आंसर पूछूंगा कि जो मैंने क्वेश्चन घर से करने के लिए दिए उनके आंसर्स क्या क्या आए। ठीक है, सबके आंसर्स मैच करेंगे तो मुझे लगेगा कि सबने ठीक किया। कोई कंफ्यूजन होगी तो कल बता देंगे।